कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड का समझ गया था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने ऑर्बिटल बनाया कोई भी परसेंटेज एस एस ऑर्बिटल मान लिया। इस एस ऑर्बिटल की पी के साथ मिक्सिंग करा और मैंने एक ऑर्बिटल बनाया एसपी। फिर एक ऑर्बिटल बनाया मैंने एसपी। फिर एक ऑर्बिटल बनाया मैंने sp3 और एक ऑर्बिटल बनाया मैंने p। क्या p ऑर्बिटल? तो s और p की मिक्सिंग से ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स बनाए मैंने। एक का नाम था s ऑर्बिटल, एक का नाम था sp ऑर्बिटल, एक का नाम था sp2 ऑर्बिटल, एक का नाम था sp3 ऑर्बिटल और इसका नाम है p ऑर्बिटल। अगर परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करोगे, परसेंटेज s कैरेक्टर है, परसेंटेज p कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। परसेंटेज ऐसी नहीं है, अगर परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करोगे तो s में 100% है, sp में 50% है, sp2 में 33.33 सॉरी हाँ ठीक है 33.33% है और sp3 के अंदर 25% है और p के अंदर 0% है। परसेंटेज s कैरेक्टर की बात है। अगर आप किसी भी s ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल मिक्स करोगे तो आपको पता है कि s और p के दोनों कैरेक्टर आएंगे। s का मतलब स्फेरिकल चलाएगा उसका, मतलब वो स्फेरिकल जैसा बन जाएगा, s के जैसा बनता जाएगा, गोल-गोल सा बनता जाएगा, उसका जो लोड है वो स्फेरिकल होता चला जाएगा। और p का अगर p कैरेक्टर बढ़ेगा तो वो लंबा होता चला जाएगा, तो वो डंबल टाइप की उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी, ऑर्बिटल की साइज बढ़ती चली जाएगी। हां ऑर्बिटल की रेडियस साइज बढ़ती चली जाएगी ना, ऑर्बिटल की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे-जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता है, p कैरेक्टर बढ़ता है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इन ऑर्बिटल्स की टर्म में। सबसे पहले बात कर रहा हूं इन ऑर्बिटल्स की टर्म में। अगर s कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा? आप ध्यान से देखो, जैसे-जैसे s कैरेक्टर बढ़ेगा, 0 से ऊपर s कैरेक्टर बढ़ रहा है, जैसे-जैसे s कैरेक्टर बढ़ रहा है, आपको देखो, एक बार काम करते हैं, हम पीछे की तरफ लिखते हैं। तो वहां लिखते हैं s कैरेक्टर स्मॉल लेटर। यहाँ कुछ और बनाने का है। अगर परसेंटेज s कैरेक्टर को लिखें, तो यहाँ लिख देंगे परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा? s के अंदर तो पता ही 100 होगा, ऐसा क्या है? sp में 50% होगा, sp2 में 33.33% होगा, sp3 में 25 होगा और p के अंदर 0% s कैरेक्टर। पैटर्न। तो अब आप यहाँ से देखते चलेंगे जैसे-जैसे ऑर्बिटल्स की में परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा। देखो ये वाला न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियस यहाँ है। अगर हम न्यूक्लियस को लोकेट करें तो ये रहा आपका न्यूक्लियस। तो जैसे-जैसे आपका s कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, ऑर्बिटल की साइज छोटी होती चली जा रही है। s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ऑर्बिटल स्मॉल होता चला जाएगा, छोटी साइज का होता चला जाएगा ऑर्बिटल। मतलब परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑर्बिटल छोटे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और मोर एक तरह से मोर उनकी जो लोड है वो मोर स्फेरिकल टाइप की होती चली जाएगी ना। मतलब जो लोब्स है वो बड़ी होती चली जाएगी, स्फेरिकल टाइप की होती है, लंबी नहीं, वो थिक होती चली जाएगी, थिक लो होती चली जाएगी उसकी तरह से। तो आप ये बात समझेंगे कि परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ने से ऊपर से जाएगी, तो नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसे करेंगे। परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज s कैरेक्टर जैसे-जैसे बढ़ेगा, परसेंटेज s कैरेक्टर जैसे-जैसे बढ़ेगा, परसेंटेज s कैरेक्टर जैसे-जैसे बढ़ेगा, जैसे-जैसे इंक्रीज होगा, जैसे-जैसे इंक्रीज होगा, वैसे-वैसे हम लोग एक बात कह सकते हैं, साइज ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज होता चला है। साइज ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज होता चला है। अब इससे क्या-क्या फर्क पड़ेगा? आओ एक-एक करके समझते हैं। ऑर्बिटल की साइज छोटी होने से क्या फर्क पड़ेगा? एक चलते हैं। और साइज छोटी होगी तो एक तरह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी आपकी। नहीं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उसकी थी भाई ड्रैगोज की, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आओ इसका इफेक्ट देखते हैं, इसका इफेक्ट क्या? बॉन्ड बात करते हैं। मान लीजिए मेरे को एटम दिया इसके बॉन्ड लगाओ। अगर मैं बॉन्ड बनाऊंगा तो सबसे पहली चीज होती है बॉन्ड बनाते देखते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ होती है दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे और दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो जितना ऑर्बिटल बड़ा होगा ऑब्वियसली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। इट मींस s कैरेक्टर अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे-जैसे s कैरेक्टर बढ़ रहा है ऑर्बिटल की साइज घट रही है और ऑर्बिटल की साइज घटने से बॉन्ड लेंथ घटती चली जा रही है। दैट मींस क्लियरली हम कहेंगे परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज होने से साइज ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज हो रहा है और उससे पहला फर्क पड़ रहा है बॉन्ड लेंथ पे। और वो पहला फर्क ये है, तो इसको क्लियरली समझें, उससे पहला फर्क पड़ रहा है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। और अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो यहां से फर्स्ट चीज हम लोग बता सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो होगी वो परसेंटेज s कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहली चीज हमने एक्सप्लेन करी, आइए दूसरी चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। फर्स्ट हमने एक्सप्लेन कर ली, आइए दूसरी चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। एक्चुअली ये जो ओवरलैपिंग होती है इसको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच कॉमन होती है उसको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं इस न्यूक्लियस की बात करूं तो ये वाली जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इसको कितना अट्रैक्ट कर पाएगा? कम अट्रैक्ट कर पाएगा, बिकॉज़ ये बहुत दूर है। और अगर यहां इस न्यूक्लियस की बात करूं तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा क्योंकि ये इसके पास है। दैट मींस हम ये कहेंगे ऑर्बिटल की साइज घटेगी तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो ओवरलैपिंग जोन न्यूक्लियस के पास आएगा, साइज छोटी है तो न्यूक्लियस के पास होगा और न्यूक्लियस के पास होगा तो उसको न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और न्यूक्लियस के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। दैट मींस जैसे-जैसे परसेंटेज s फैक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये सेकंड कंक्लूजन यहां ड्रॉ कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी परसेंटेज s फैक्टर की। दूसरी बात हमने ड्रॉ कर दी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी परसेंटेज s फैक्टर की। एक तीसरी बात और हम समझते हैं दैट इज और स्ट्रेंथ की बात से बॉन्ड एनर्जी, हालांकि वो बात उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी उसको थोड़ा समझ सकते हैं थोड़ा उसके लिए। अगर ये एटम सेम है ना, ये दोनों सेम एटम है, ये जो साइड एटम है वो सेम है, साइड एटम बी सब में साइड एटम सेम है, तो ऐसे केस में जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। न्यूक्लियस जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। दैट मींस अगर ये कंसीडरिंग बात ये इंपॉर्टेंट है कि जब वो कॉमन हो साइड एटम। तीसरी जो चीज है वो ये है कि एक्चुअल में बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी अगर परसेंटेज s फैक्टर बढ़ेगा तो तीसरा जो कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है वो हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी s फैक्टर की। और वैसे भी हम जानते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्स टाइप होते हैं। तो ये जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट के बॉन्ड के पैरामीटर्स हैं, केमिकल पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स हैं आपके एक तो बॉन्ड लेंथ, एक आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक आपकी बॉन्ड एनर्जी। वो तीनों परसेंटेज s फैक्टर पे कैसे डिपेंड करती हैं ये मैंने आपको भली भांति समझा दिया है, अच्छे से समझा दिया है, बहुत बढ़िया समझा दिया है। अब अगर एक इंपॉर्टेंट बात और समझें कि इन बिटवीन अगर हम ये बात कर रहे हैं हम लोग सारे ऑर्बिटल्स को कंसीडर करके, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ही बात करें केवल हाइब्रिड, और ये वाली जो चीज जो वैलिड है, ये वाली चीज जो वैलिड है वो बेसिकली वैलिड है ओनली फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल। जानना ये ओनली फॉर HO हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए ही वैलिड है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए ही ये बात वैलिड है आपकी। ये सबके लिए वैलिड है। s की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp से ज्यादा होगी, ये सबके लिए वैलिड है आपकी। s की sp से ज्यादा होगी, sp की sp2 से ज्यादा होगी, sp2 की sp3 से ज्यादा होगी, sp3 की p से ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबके लिए वैलिड है आपकी। ये वाली जो चीज है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए वैलिड है, इसीलिए sp ऑर्बिटल्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ वो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं बजाय sp2 के, वो ज्यादा बनाते हैं बजाय sp3 के। यही वजह है। अगर आप एग्जांपल्स कुछ कंसीडर करना चाहें, देखना चाहें, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल लेके आप एग्जांपल देखना चाहें सारी कहानी का, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझना चाहें तो हम इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने तीन मॉलिक्यूल लिए, ऑर्गेनिक में सबसे फेमस है ये मॉलिक्यूल्स, तीन मॉलिक्यूल लिए। एक है आपका इथेन,
एक है आपका इथेन, ठीक है, इथेन ये CH बॉन्ड है, दूसरा है आपका इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH बॉन्ड है, और तीसरा है आपका इथाइन HC ट्रिपल CH, ये इथाइन आपका। अगर आप हाइब्रिडेशन की बात करें तो ये वाला कार्बन sp3 है, ये तो जानते ही होंगे आप, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर आप इन तीनों बॉन्डों की बात करें, ये वाले बॉन्ड की बात करें, ये वाले बॉन्ड की बात करें और ये वाले बॉन्ड की, इनमें कॉमन हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, कॉमन हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तीनों के अंदर, और तीनों में हाइब्रिडेशन डिफरेंट है कार्बन का, sp3 है, sp2 है, sp है। अब अगर आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी जाए, अगर En पूछा जाए इन कार्बन्स का, अगर मान लीजिए ये कार्बन को हम बोल देते हैं कुछ भी कह दीजिए, कार्बन अल्फा कह दो, इसको बीटा, अल्फा बीटा कुछ चीज होती है ऑर्गेनिक में, अल्फा मतलब के कह दो ना, ये कार्बन को ABC कह दो, ये कार्बन A, सॉरी छोटा बना देते हैं, ये कार्बन मान लीजिए हमने कह दिया A, ये कार्बन हमने B और C कह दिया आपने। और अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कहानी क्या होगी। पहली चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम सबसे पहली चीज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन करना चाहेगा आपसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन करना चाहेगा, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कह सकते हैं आसानी से जितना इसका पे ज्यादा होगा, यानी कि कार्बन C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा और B की A से ज्यादा। पहली चीज हमने कंपेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सेकंड चीज हमें कंपेयर करनी पड़े बॉन्ड लेंथ, तो हम कहेंगे जितना परसेंटेज एस्पेक्ट पे ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, तो एस्पेक्ट इसमें ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसका मतलब CAH की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी CBH से और उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी CCH से। ये सेकंड वाली बात थी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है दैट इज बेसिकली बॉन्ड एनर्जी की बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात है। परसेंटेज एस्पेक्ट जितना ज्यादा होगा वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनाएगा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी इंटरेस्टिंगली, इसलिए CCH की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी बजाय CBH की बॉन्ड एनर्जी के, और वो ज्यादा होगी बजाय CAH की बॉन्ड एनर्जी से। लेकिन इसका एक बहुत ही ज्यादा एक तरह से ये बोल सकते हैं, इसको पैराडॉक्स क्रिएट होता है जब हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक में मैं आपको GOC पढ़ा रहा हूं, तो पैराडॉक्स में अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। मैं कह रहा हूं कि इन तीनों बॉन्डों में सबसे मजबूत बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड, ठीक है, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है, सबसे छोटा और सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है, मैं कह रहा हूं। बट जब मैं कहूंगा कि इन तीनों में से इन तीनों की एसिडिटी कंपेयर करके बताओ, एक चौथी चीज है जो ऐसे पैराडॉक्स अपीयर होती है, और वो चौथी चीज है कि अगर मैं एसिडिटी कंपेयर करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि इन केसेस में जब इन मॉलिक्यूल की एसिडिटी की बात करें तो A से ज्यादा एसिडिक है B और B से ज्यादा एसिड, उस वक्त मैं कह रहा हूं, खुद ही कह रहा हूं मैं बात कि बेसिकली A वाला टूट जाएगा आसानी से, खुद ही कह रहा हूं कि ये वाला बॉन्ड सॉरी C वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। मैं कहूंगा कि बेसिकली सबसे पहले H+ कौन देगा, तो मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले H+ देगा ये वाला, ठीक है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसका ये वाला प्रोटॉन मोस्ट एसिडिक है। तो आपको क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है, बट डू यू वांट टू से कहना क्या चाहता है। एक्चुअली एसिडिटी में हाइड्रोलाइटिक फिजन की बात होती है, और हाइड्रोलाइटिक फिजन में बॉन्ड एनर्जी नहीं देखी जाती, उसमें बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, उसमें बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ जैसे ब्रेक होना चाहिए। बॉन्ड कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन देकर तो वैसे ब्रेक नहीं हुआ, उसमें दो इलेक्ट्रॉन लेके आयोनाइज हुआ है, दरअसल आयोनाइज होना और बॉन्ड टूटना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एसिडिटी ये सबसे ज्यादा, इट मींस ये बॉन्ड सबसे आसानी से टूट सकता है, ये बॉन्ड हाइड्रोलाइटिकली सबसे ज्यादा H+ आसानी से देगा, बट ये बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अजीब बात है, ये स्ट्रांग बॉन्ड आसानी से पोलराइज होते हैं, आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं। तो एक्चुअली किसी बॉन्ड का हाइड्रोलाइटिकली डिसोसिएट होना इज समथिंग एल्स। एसिडिटी कंपेयर करते वक्त बॉन्ड एनर्जी कंपेयर नहीं करते एटलीस्ट, बाकी सब कुछ कंपेयर करते हैं, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर नहीं करते। बॉन्ड एनर्जी और एसिडिटी दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरलिंक नहीं करके चलेंगे हम लोग, बिकॉज़ जब एसिडिटी की बात करेंगे तो वाटर में हम ये कहेंगे कि पानी में जाने पर कौन सा बॉन्ड आसानी से हाइड्रोलाइटिकली आयोनाइज हो सकता है, आयोनाइज होने की बात है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो CC बॉन्ड है, इन बॉन्डों में सबसे आसानी से मतलब H+ कौन देगा, H+ तो सबसे आसानी से देगा, सबसे इजीली यूज H+, है ना, इजीली रिप्लेसेबल H+, ये सबसे आसानी से रिप्लेसेबल H+ है, ये अलग विषय है एसिडिटी का, बट ये सबसे स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड है, ये सबसे सॉरी ये यही सबसे स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड है, बट भले ही H+ आसानी से रिप्लेसेबल, बट ये सबसे स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड है, बट ये इन सब में सबसे स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड है, स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड। आई होप आपको बात समझ में आ गई, आई होप आपको बात समझ में आ गई, ये जो मैंने बात समझानी चाहिए, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, राइट। तो एसिडिटी समथिंग एल्स, इसमें अलग चीज है, इसमें बॉन्ड एनर्जी नहीं देखेंगे, इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, है ना, बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे एटलीस्ट ये कहानी नहीं बोली जाती एसिडिटी, बिल्कुल नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ जो आयन बनेगा इंटरमीडिएट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पे बात करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी के बेस पे बात करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको समझ में आया, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एस्पेक्ट, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एस्पेक्ट, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एस्पेक्ट, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद मैंने ये जो चीज समझाई, साथ में मैंने पैराडॉक्स समझा दिया। एसिडिटी कहते हो हम ये बोल देते हैं कि अरे निकल जाता हमारे मुंह से कि यार ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट गया, आसानी से टूटना इज समथिंग एल्स, आयोनाइज होना इज समथिंग एल्स, तो बेटर कहना चाहिए वो बॉन्ड आसानी से आयोनाइज हो जाए। ये जो चीज आपको एक्सप्लेन करी गई है ये कुछ और बात है, ये एसिडिटी समथिंग एल्स, उसमें बॉन्ड एनर्जी के बेस पे नहीं की। हां, आयोनाइज होना में और ब्रेकिंग होने में सिंपल है। आयोनाइज होने का मतलब A B कोई बॉन्ड है, अरे पढ़ाऊंगा मैं ऑर्गेनिक में, जब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाएं इसको बोलते हैं आयोनाइज होना। इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन इज आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन इज आयोनाइजेशन, और A B कोई बॉन्ड है उसको ऐसे तोड़ दें, दिस इज कॉल्ड होमोलाइटिक फिजन और बॉन्ड ब्रेकिंग, सिंपली बॉन्ड ब्रेकिंग और होमोलाइटिक फिजन, ये है बॉन्ड ब्रेकिंग होमोलाइटिक फिजन। इसको ये बताई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी के बेस पे बताते हैं, और ये इनके स्टेबिलिटी के बेस पे बताते हैं, ये आयंस की स्टेबिलिटी के बेस पे एक्सप्लेन, ये रहा दोनों में, पहला आयोनाइजेशन, दूसरा है बॉन्ड ब्रेकिंग, दैट इज होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन। इसमें क्या इंटरप्ट करने की बात है, बहुत ही सिंपल बात भाई, कोई भी जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयरिंग करके बनता है, उसको तोड़ दो, इलेक्ट्रॉन दोनों को चला गया, खत्म हो गई बात, शेयरिंग करके बनते हैं दोनों में, इलेक्ट्रॉन चला गया, खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई कहानी। एसिडिटी नहीं समझ में आएगा, तो एसिडिटी आएगी तो समझ में आएगा भाई, आज क्यों समझ में आया एसिडिटी, तो आएगी एसिडिटी समझ में आ जाएगा, नहीं समझ आया, क्यों आएगा समझ में, क्यों आएगा समझ में, अरे क्या, अच्छा। और एक चौथी चीज तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चौथी चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, वो तो पहले ही पढ़ चुके हैं क्वेश्चन वाली कहानी कि बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा, आपने पढ़ा ही होगा, एस्पेक्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, चौथी चीज है ना। और बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो चुकी है, तो फोर्थ बात देख सकते हैं, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये तो 20 बार आ चुका पहले भी, हमने जब ऑर्बिटल किया था, परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्टली, ये चार बात आ गई आपको सीधी सीधी, ये चार चीज आ गई आपकी सीधी सीधी, बॉन्ड लेंथ इनवर्स,
ये और ये बस इसका एप्लीकेशन देख लेंगे, इसके एप्लीकेशन को समझ लेंगे। एसिडिटी जब आना होगा तो समझ आ जाएगा। एसिडिटी मतलब कौन आसानी से एक्सप्रेस देगा, वो देगा जिसका एनायन आसानी से बनेगा। ये तो बचपन से आना चाहिए, समझ के आना है वो बनेगा। ये समझना क्या होता है, ये तो बचपन से आना चाहिए। कौन इनमें से आसानी से एक्सप्रेस देगा, जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। और एनायन ज्यादा स्टेबल किसका होगा, जो जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका एनायन स्टेबल होगा। इसके एनायन से ज्यादा स्टेबल होता है ये वाला एनायन, क्योंकि sp2 है। इससे ज्यादा स्टेबल होता है ये वाला एनायन, क्योंकि ये sp एनायन है। बस ये एनायन की स्टेबिलिटी के बेस पे पढ़ाते हैं। एनायन की स्टेबिलिटी के बेस पे पढ़ाया जाता है। एनायन की स्टेबिलिटी के बेस पे पढ़ाते हैं। ये वाला एनायन ज्यादा स्टेबल है, दैट्स इट, सिंपली। आसान है, उसमें क्या है। चलिए एप्लीकेशन करके देखते हैं। अब हम समझ रहे हैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल पर इफेक्ट। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ पर इफेक्ट क्या पड़ेगा परसेंटेज एस करेक्टर का। आओ जरा समझ के देखते हैं। लोन पेयर्स की स्टोरी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि एक्चुअली लोन पेयर्स होते हैं वो एस फाइल्स होते हैं। मतलब परसेंटेज एस करेक्टर आपने अपने लोन पेयर की कहानी देखी, देखी लोन पेयर्स हमेशा अपने पास एस करेक्टर ज्यादा रखना चाहते हैं ना। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं लोन पेयर्स और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स का रोल क्या होता है बेसिकली बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो ये बात आप समझ लेते हैं और उसके बाद सीधा डिस्कस शुरू। तो रोल ऑफ लोन पेयर एज एस फाइल्स एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स एज नॉन फाइल्स। आओ इस कहानी पर समझते हैं क्या मैंने इसको समझने की कोशिश करें। मैं एक बात लास्ट आपको समझाया कि लोन पेयर जो एस ऑर्बिटल में पड़ा रहेगा, बात लास्ट क्लास में आपको समझा रहा था, वो बात आपको याद होनी चाहिए। कोई भी लोन पेयर जो एस ऑर्बिटल में पड़ा रहेगा वो कभी भी पी के साथ एस करेक्टर शेयर करना नहीं चाहता। वो कभी नहीं चाहता कि वो एस करेक्टर जो है अपने वो पी के साथ शेयर करे, कभी नहीं चाहता, नेवर, कभी नहीं चाहता लोन पेयर कि अपने एस करेक्टर को पी के साथ शेयर करे, कभी नहीं चाहता। वेरी गुड। तो इसका मतलब वो चाहता है कि सारा एस करेक्टर उसी के पास बना रहे। इट मींस किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर हमेशा बाकी बॉन्डों से एस करेक्टर बहुत ज्यादा रखेगा, परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ज्यादा रखेगा, बाकी जितने भी स्पेसिस हैं उनसे ज्यादा रखेगा। यही वजह है कि लोन पेयर एज एस फाइल्स काम करते हैं। वो एस को पसंद करते हैं, एस के लवर्स होते हैं। फाइल मतलब तो जिसको पसंद करता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को पसंद करता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, वैसे एस फाइल मतलब एस करेक्टर को पसंद करते हैं। इसलिए वो एस फाइल्स की भूमिका में होते हैं, वो एस को बहुत पसंद करते हैं, एस देते नहीं है और अपने पास ज्यादातर एस रखते हैं। दैट्स व्हाई लोन पेयर्स आर नोन एज लोन पेयर हमेशा काम करते हैं एज एस फाइल्स, ना एस फाइल की तरह। वो क्यों काम करते हैं एस फाइल की तरह, दो बातें मैंने समझाई। पहला तो एस देना नहीं चाहते और दूसरी वजह भी सुन लो इसकी। एक्चुअली उन्हीं ऑर्बिटल्स को लेके आते हैं, एक्चुअली उसको कॉपी करके लेता हूं और उसी में इसको समझा देता हूं। या कॉपी क्या करूं, दोबारा मैंने मान लीजिए 3 ऑर्बिटल बनाए, 4 ऑर्बिटल बनाए, एक एस ऑर्बिटल बनाया, है ना, एक sp बनाया, sp ऑर्बिटल बनाया मैंने, एक sp2 ऑर्बिटल बनाया मैंने, एक sp3 ऑर्बिटल बनाया मैंने और एक मैंने p ऑर्बिटल। और आपसे पूछा कि बताओ लोन पेयर इनमें से कहां रहना चाहिए। अगर लोन पेयर से पूछा जाएगा बताओ आप इनमें से कहां रहना चाहते हैं, तो लोन पेयर हमेशा चाहेगा कि वो न्यूक्लियस, उसको शेयरिंग करनी नहीं, वो हमेशा न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है। अगर लोन पेयर से कहा जाए कि आपको कहां रहना है, तो वो कहेगा हमेशा वो न्यूक्लियस से ज्यादा टच एक्सपीरियंस हो उसको, वो न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है, उसको बॉन्ड बनाने नहीं। तो इनमें से किस ऑर्बिटल में लॉक रहना चाहेगा। ऑफ कोर्स लोन पेयर चाहेगा कि इस ऑर्बिटल में रहे ताकि न्यूक्लियस का टच सबसे ज्यादा हो। इस ऑर्बिटल में टच कम हो जाएगा, इसमें और कम हो जाएगा, इसमें और कम हो जाएगा, इसमें बहुत कम हो जाएगा। तो कोई भी लोन पेयर जो है वो न्यूक्लियस से दूर नहीं जाना चाहता, कभी भी न्यूक्लियस से वो दूर नहीं जाना चाहेगा। वो हमेशा चाहेगा कि वो न्यूक्लियस के पास ही बैठा रहे, वो न्यूक्लियस के पास ही बैठा रहे, वो ऐसे ऑर्बिटल में रहे कि बिल्कुल न्यूक्लियस के पास रहे। दैट इज व्हाई न्यूक्लियस के पास वो ऑर्बिटल रहेंगे जो छोटे होंगे, अभी मैंने पढ़ाया स्मॉलर ऑर्बिटल वो होंगे जिनमें एस करेक्टर ज्यादा होंगे। दैट्स व्हाई एस लोन पेयर हमेशा उन ऑर्बिटल्स में जाना चाहेंगे जिनमें एस करेक्टर ज्यादा हो, या इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, जहां लोन पेयर जाएंगे वहां एस करेक्टर बढ़ जाएंगे। दोनों बातें, क्योंकि लोन पेयर एस फाइल्स हैं, क्योंकि लोन पेयर एस को पसंद करते हैं। दैट मींस लोन पेयर ऑक्यूपाइज, इसका मतलब लोन पेयर ऑक्यूपाई करेंगे, ऑक्यूपाइज ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे, हैविंग मोर परसेंटेज एस करेक्टर, जिनमें ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर है उन ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करना चाहेंगे लोन पेयर। इस एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी ट्रू है, मतलब जिनमें एस करेक्टर सॉरी जहां लोन पेयर जाएगा वहां एस करेक्टर बढ़ जाएगा। साथ ही साथ ये तो लोन पेयर की कहानी आ गई। अब मान लो बॉन्ड बना रहे हैं और बॉन्ड में हम कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ के दें। आप ही बताओ, अगर मुझे इन ऑर्बिटल से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ना पड़े, ये ऑर्बिटल है, वापस मैंने यही ऑर्बिटल बना दिया, ये आपका एस बना दिया मैंने, समझा यार। ये मैंने आपका sp2 बना दिया, ये मैंने आपका sp3 बना दिया, ये मैंने आपका p बना दिया। आप ही बताओ, अगर मैं कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि फ्लोरीन टाइप का कोई चीज इनसे जोड़ना चाहूं, यहां मैं फ्लोरीन जोड़ा, 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 बताओ फ्लोरीन को कहां जुड़ना पसंद होगा, बताओ फ्लोरीन किस में जुड़ के खुश होगा। तो फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट, है ना, फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट को पसंद आएंगे वो ऑर्बिटल जिनमें वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर सके। अब एक बात बताओ, ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वाली। अभी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने की बात है। आप ही बताओ, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस इसको कब ज्यादा विड्रॉ कर पाएगा, तब ज्यादा विड्रॉ कर पाएगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है उससे दूर होगी, उसके न्यूक्लियस से जब दूर होगी तो वो ज्यादा विड्रॉ कर पाएगा। इट मींस इस केस में क्योंकि ये इसके न्यूक्लियस से दूर है, इसीलिए इसका न्यूक्लियस इसको आसानी से विड्रॉ कर लेगा, आसानी से अट्रैक्ट कर जाएगा। यही वजह है फ्लोरीन चाहता है कि वो लंबे से लंबे सामने वाले के लंबे ऑर्बिटल से जुड़े ताकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके न्यूक्लियस से काफी दूर हो और फ्लोरीन उसको आसानी से खींच ले, विड्रॉ कर ले अपनी तरफ। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल से जुड़ना चाहेंगे। ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल से जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ेगा तो फिर ऑर्बिटल क्या करेगा, चोर अगर चोर के घर में जाएगा तो क्या ही चुरा के लाएगा, क्या ही चुरा के लाएगा, वो कुछ नहीं चुरा के ला सकता है। पी करेक्टर नहीं, एस करेक्टर का पी करेक्टर ज्यादा नहीं बोलेंगे सारा तुम्हारा, हम इसको बोलेंगे पी ज्यादा, हम बोलेंगे पी डी कोई ज्यादा एस कम हो, हम पी के पे बात ही नहीं करेंगे, एस कम होना चाहिए, एस कम पसंद करेंगे, हम पी की बात नहीं करेंगे, पी के पे बात ही नहीं करेंगे, बात हम एस ज्यादा हो एस कम, एस के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, पी के रेस्पेक्ट में कोई बात नहीं करेंगे किसी तरह की। तो मैं कहूंगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कौन है ये है फ्लोरीन, जैसे CF3 टाइप के लोग, जैसे ना OCF3 टाइप के लोग, इस टाइप के लोग जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये S नॉन फाइल है, S को पसंद नहीं करते, S के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे, S नॉन फाइल है, S नॉन फाइल मतलब क्या कहेंगे हम, ऑक्यूपाई करेंगे, ये ऑक्यूपाई या अटैच विद द ऑर्बिटल, अटैच्ड विद द ऑर्बिटल्स, उनसे अटैच होने की कोशिश करेंगे, किनसे बताओ, विद द ऑर्बिटल्स हैविंग लेस परसेंटेज एस करेक्टर, जिनके अंदर कम परसेंटेज एस करेक्टर होगा ना, इन्हीं से जुड़ने की कोशिश करेंगे, हैविंग लेस परसेंटेज एस करेक्टर, जिनमें कम परसेंटेज एस करेक्टर होगा ये केवल उनसे ही जुड़ने की कोशिश करेंगे।
इसका एंड वाइस वर्सा, और या यूं भी कह सकते हैं जहां जुड़ेंगे वहां एस करेक्टर कम हो जाए। तो ये एस फाइल्स की स्टोरी थी। एस फाइल्स लोन पेयर्स को कहा जाता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स को एस नॉन फाइल्स कहा जाता है। ये कहानी पी के बेस पे नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे एस के बेस पे बोलेंगे। सोगाता दत्ता हम एस के बेस पे, एस ज्यादा है एस कम है, बस यही बात बोलेंगे। पी की बात बोलेंगे, को दिया जाए फिर डी ज्यादा पसंद करने लगेंगे लोग, डी तो और लंबा होता है। तो हम एस के रिस्पेक्ट में ही चर्चा शुरू करेंगे कि कौन को एस को पसंद करता है और कौन एस को नफरत करता है, कौन एस को नफरत करता है। ये बात आपको समझ में आइए इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, तो ये एग्जांपल है। इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, तो ये एग्जांपल। आइए इसको समझते हैं, इस कहानी को एप्लीकेशन समझते हैं इसका। इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ पर इफेक्ट की बात। बॉन्ड लेंथ, बंद लंबाई पर क्या प्रभाव, बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट। बहुत सिंपल सी कहानी है, आप पहले बॉन्ड एंगल पढ़ लेते हैं और बढ़िया। बॉन्ड एंगल पर क्या इफेक्ट, सिंपल सी स्टोरी है, कुछ क्या फर्क पड़ेगा अभी देख लेते हैं। मैंने ले लिया मीथेन, मैंने ले लिया अमोनिया। बच्चा बच्चा जानता है इसको, बच्चा। ये नहीं जानते तो फिर मूंगफली बेचनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। आपको पता है यहाँ पर चारों बॉन्ड है और ये आइडियल रिलेशन का केस है। हर बॉन्ड में परसेंटेज एस्पेक्ट कितना है बताओ। अगर परसेंटेज एस्पेक्ट की बात करें तो बताओ इसके बॉन्ड में परसेंटेज एस्पेक्ट कितना है, 25%। अगर इसके में 25 है तो गारंटी से इसके बॉन्ड में 25% एस्पेक्ट से कम हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही लोन पेयर आएगा, ये समझ लो लोन पेयर एस्पेक्ट को पसंद करता है, तो लोन पेयर एस्पेक्ट खींचेगा, खींचेगा एस्पेक्ट, इसमें एस्पेक्ट बढ़ जाएगा और उसमें एस्पेक्ट बढ़ेगा तो इनमें एस्पेक्ट घट जाएगा। अगर दो लोन पेयर है तो दोनों एस्पेक्ट खींचेंगे और दो एस्पेक्ट खींचेंगे तो इन विचारों में एस्पेक्ट और कम हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा। और आपको पता है अगर एस्पेक्ट घटता है तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, बॉन्ड एंगल सीधा एस्पेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस ट्रू है। अगर इसका बॉन्ड एंगल अल्फा है, इसका बीटा और इसका गामा, जिसकी वैल्यू भी आप जानते हैं, तो हम जानते हैं बीटा अल्फा से कम होगा और गामा तो बीटा से भी कम होगा। इसको एवरीवन जानता है। मैं तो कह रहा हूं इसको जो नहीं जानता वो तो किसी भी चीज को नहीं जानता। ये है, एक तो मैंने समझा दिया लोन पेयर का इफेक्ट, एक समझा देते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, खत्म हो जाएगी कहानी। इसी में अगर मैं इसकी जगह, इस हाइड्रोजन की जगह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ले आता, यही खेल कर लेता हूं, बस कुछ भी नहीं किया, मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ला रहा हूं, बस एक और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ला रहा हूं। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। अच्छा बताइए अगर इन बॉन्ड में परसेंटेज एस्पेक्ट की बात करें तो कितना होगा। इस बॉन्ड में तो सबको पता है कि परसेंटेज एस्पेक्ट 25% है, बिल्कुल इन दोनों में 25% है जी है। जैसे ही क्लोरीन आएगी, इसको एक्स नहीं पसंद है तो ये एस्पेक्ट दे देगी, मतलब इस बॉन्ड में एस्पेक्ट घट जाएगा। अगर इसमें घटेगा तो इन बॉन्डों में एस्पेक्ट बढ़ जाएगा, इन बॉन्डों में एस्पेक्ट बढ़ जाएगा। और अगर दो फ्लोरीन आएगी तो और दोनों में घटेगा, इसमें एस्पेक्ट और घटेगा, इसमें भी एस्पेक्ट घटेगा, ये भी एस्पेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा होगा तो इन बॉन्डों में एस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर और ज्यादा बढ़ेगा तो इनका बॉन्ड एंगल और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये अल्फा है, अगर ये बीटा है और ये गामा, तो गधा भी कह सकता है इस बार बीटा अल्फा से बड़ा होगा और गामा और बड़ा। बट याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के केस में ही वैलिड है, क्लोरीन के केस में वैलिड नहीं है। बिकॉज़ क्लोरीन में एस कैरेक्टर से बॉन्ड एंगल नहीं समझा सकते। क्यों नहीं समझा सकते जानने के लिए आपको आगे वेस्पर थ्योरी में एनवीपीआर देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा। ओनली वैलिड फॉर क्लोरोएल्केन्स के लिए ही वैलिड है। कच्चा ना खा जाओ। इसीलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बिल्कुल डेंजर का साइन बना देंगे साइन बनाने के लिए एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर कोई आपसे बात करेगा कि मीथेन को कंपेयर कीजिए जी डाइफ्लोरोमीथेन से, अगर ये वाला या मैं एक काम करता हूं ना, इसको ऐसे ही कर देता हूं, इंट्रामोलिकुलर कंपैरिजन करके बता देता हूं, समझ में आ जाएगा। इंट्रामोलिकुलर कंपैरिजन करके बता देता हूं, समझ में आ जाएगा। ये हम जानते हैं कि क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर ये वाला एंगल को थीटा और ये वाला एंगल को कुछ भी कह दो बीटा कह दे, अगर ये वाले एंगल को अल्फा और ये वाले एंगल को मान लीजिए कुछ भी कह दे अल्फा डैश गामा कह दे, कुछ भी कह दो गामा कह दो, और अगर कंपैरिजन करने की नौबत आई तो आपको पता है इन बॉन्ड में, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में परसेंटेज एस्पेक्ट कम है, इस बॉन्ड में परसेंटेज एस्पेक्ट ज्यादा है, पक्का फ्लोरीन अगर ज्यादा है तो परसेंटेज एस्पेक्ट ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो हम कहेंगे थीटा से बड़ा होगा बीटा। ये बात यहां तो सही है और चल भी जाएगी, काम हो जाएगा, निकल जाएगा। यहां मत कह देना। वैसे तो ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये सच है कि इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है और इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, बिल्कुल सच है। पर एंगल का मत कह देना वरना टूटूंगा। या इस पे अगर बात करोगे तो भाई अल्फा ही ज्यादा है गामा से, क्योंकि एस कैरेक्टर के पप्पा एक चीज यहां आ गई है और ये पप्पा जो चीज है ये आगे पढ़ाऊंगा। इस पप्पा का पप्पा निकालेंगे जब हम कटप्पा पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी में, ये अलग चीज है, इसको मैं समझाऊंगा एनवीपीआर या वंडरवाल रिपल्सन के थ्रू। दरअसल ये क्लोरीन बहुत मोटे-मोटे होते हैं और इतने मोटे-मोटे क्लोरीन एक दूसरे को धक्का देके बॉन्ड एंगल्स बढ़ा देते हैं। दैट्स कॉल्ड वंडरवाल रिपल्शन। ये जो वंडरवाल रिपल्शन है यहां पर ये सारा कबाड़ा कर दिया है। ये जो वंडरवाल रिपल्शन है ये सारा कबाड़ा कर दिया है। इसलिए एस कैरेक्टर गया तेल लेने, और जब मैं कह रहा हूं तेल लेने मतलब वो सच में तेल लेने ही जा रहा है। अगर वंडरवाल रिपल्शन की बात हो भले ही एस कैरेक्टर ज्यादा है पर बॉन्ड एंगल कम है। सो ये कहानी एस कैरेक्टर्स के थ्रू बॉन्ड एंगल समझाने की। केवल फ्लोरीन में समझाओगे तो जिंदाबाद काम आओगे, क्लोरीन में गलती से समझा दिया तो फाइल निपट जाएगी और यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है, मुझे मत कहना। क्योंकि क्लोरीन बहुत बड़े-बड़े होते हैं और वो धक्का मार-मार के बॉन्ड एंगल जगह बनाते हैं, जगह मतलब बॉन्ड एंगल्स। ये चीज मैंने समझा दी, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल हो गया है, सबको समझ में आ गया हो तो मुझे थम्स अप दे दे, यस सर समझ में आ गया। ये पढ़ाई मैंने, ये पढ़ाई ध्यान की बात, वो थी काम की बात, ये है ध्यान देने वाली बात, ध्यान देने वाली बात। इस बात पे ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ काम की चीज पे, कुछ काम की चीज से ज्यादा काम की चीज आई है एस फैक्टर से। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है दैट्स इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, और ये बस सिंपल वाली कहानी है, इसमें कुछ भी नहीं समझाना। इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, और वैसे भी बॉन्ड लेंथ पे ही इफेक्ट समझ लो, एंगल तो आप जैसे पढ़ने वाले हो, वेस्पर का खेल ही वही, वेस्पर का खेल ही वही है बेसिकली। आप तो बस यहाँ सिंपल बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट पढ़ लो, काम हो जाएगा। एंगल पे तो पूरा वेस्पर ही खेलेंगे। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लें हम, पहले तो लोग बॉन्ड लेंथ का एग्जांपल ले लेते हैं और समझ लेते हैं उस एग्जांपल। आसान ही एग्जांपल लेते हैं ना, बाकी बड़े-बड़े थोड़े-थोड़े एग्जांपल तो बॉन्ड लेंथ में पढ़ेंगे जब हम एमओटी पढ़ चुके होंगे तो और भी ज्यादा कहानी समझ में आएगी। अभी तो ठीक है, टाइम पास के लिए कहानी पढ़ सकते हैं। अगर ये बॉन्ड लेंथ D1 है, ये बॉन्ड लेंथ D2 है, ये बॉन्ड लेंथ D3 है, तो कंपेयर करके देखेंगे हम लोग। और एक एग्जांपल कार्बन वाला ले लेते हैं, कार्बन वाला ले लेते हैं। अगर कार्बन वाले एग्जांपल में मीथेन ले लेते हैं और CH की यहां बॉन्ड लेंथ देते हैं D1, या इसको सफेद से लिख देंगे किसी और कलर से, पहले एक बार बना देते हैं। एक फ्लोरीन ले लेते हैं, बहुत ही गड़बड़ कर दी मैंने कि मुझे छाप के लाने चाहिए थे सब, मेरा समय बच।
मेरा समय बचा, मुझे ये चार लेने चाहिए क्योंकि ये टाइम वेस्ट है। यस, D1 D2 D3 D4, ये चार आपके सामने लिख रखे, कंपेयर करनी है बॉन्ड लाइन, बहुत सिंपल है। जैसे ही फ्लोरीन टाइप की चीज आएगी, आपको पता है कि इस बॉन्ड में पक्का एस करैक्टर घटे, अगर इस बॉन्ड में एस करैक्टर घटा तो 100% इस बॉन्ड में एस करैक्टर बढ़ गया हो, और अगर इसमें एस करैक्टर बढ़ा है तो आपको पता है बॉन्ड लाइन घट गई। यहाँ तो और गड़बड़ है, यहाँ तो दो जगह से एस करैक्टर घटा है, दो जगह से एस करैक्टर घटा है, अगर दो जगह से एस करैक्टर घटा है तो इसका इसमें तो एस करैक्टर आया प्राइमाम हो गया होगा, और अगर एस करैक्टर इतना ज्यादा हो गया तो इसकी बॉन्ड लेंथ तो और घट रही है। और इस अगर ऐसा है तो D1 D2 D3 तो बहुत सिंपल है भैया, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो गई, दैट मींस D1 से D2 घट गया और D2 से D3 घट गया, D2 से D3 दैट्स इट, चिल है ब्रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन आप हमेशा उस बॉन्ड की कर सकते हो, याद रखना जो बॉन्ड सेम एटम्स के बीच, ये हमेशा ध्यान रखना। मैंने यहाँ O बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन की है, मैं यहाँ CH बॉन्ड लेंथ के ही कंपैरिजन कर रहा हूँ, और CH वाले का आंसर आप दे दोगे, क्लोरीन बढ़ते जाएगा तो आपको पता है इसके बॉन्ड में से घटेगा तो इनमें बढ़ेगा, बढ़ेगा तो बॉन्ड के साथ क्या होगा, गिव मी आंसर, गिव मी आंसर। D1 D2 D3 D4 का आंसर दे दो, D1 D2 D3 D4 का आंसर दे दो, वेस्पर शुरू कर दूंगा मैं तुरंत, तुरंत मैं वेस्पर की शुरुआत कर दूंगा, वेस्पर की शुरुआत कर दूंगा। ताजा हाल, मुंबई इंडियंस पेल रही है राजस्थान को, और रोहित शर्मा खेल रहे हैं 27 रन 26 रन बना के 18 बॉल 5 चौके, रियान रिकल्टन 15 बॉलों पे 27 रन 2 चौका 2 छक्का, पिल गया है राजस्थान। ये आर्चर को क्यों खिलाते हैं यार, डेली कोई आता है इसको पेल जाता है, खिलाते ही क्यों है, समझ नहीं आता। अब ये फजल का फारूकी टाइप के बॉलर क्या मुंबई इंडियन का बिगाड़े, अगला ऐसा तीक्ष्णा को कूट डाला भाई, भाई कूट ही डाला तीक्ष्णा को, एकदम पेल दिया तीक्ष्णा। फर्जी आदमी को कप्तानी दे रखी है, राजस्थान वाले सेंसन अच्छा आदमी था, निकाल दिया उसको, ऐसा पिंक टी-शर्ट पहन के घूम रहा हूं राजस्थान वालों के लिए, किसी काम के लिए, फर्जी है ससुरे का। फर्जी है ससुरे का। यस, हो गया जी, हो गया। ऐसे फ्लोरीन आएगा तो इस बॉन्ड में इसका घटेगा तो इनमें बढ़ेगा, दो फ्लोरीन आएंगे तो दो घटेगा, इसमें और बढ़ेगा, और अगर तीन फ्लोरीन आएंगे तो तीनों में घटेगा, तो इसमें तो एस करैक्टर बाप रे बाबा हो जाएगा, और एस करैक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, ऐसा कैसे? D1 D2 D3 D4, या 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 आओ वेस्पर थ्योरी पर चलें। वेस्पर थ्योरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मैं तो बताऊं केमिकल बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कहानी वेस्पर थ्योरी ही है, सारे सवाल वेस्पर थ्योरी से ही आते हैं, सारे क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी से ही आते हैं, जितने भी सवाल है मोस्टली VHPR थ्योरी से ही आते हैं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्टली क्वेश्चन आपके वेस्पर थ्योरी से ही आते हैं। आओ पढ़ते हैं VHPR। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है, इसको वेस्पर थ्योरी कहती है, अगर बिल्कुल एकदम लीनियर लैंग्वेज में बात करें तो कहती है कि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर। ये तो है 11th 12th की बात है, फर्जी टाइप की, ये हम जिसको बोल सकते हैं फर्जी टाइप, ये तो है 11वीं 12वीं की बात है, लीनियर लैंग्वेज की, ऐसे लीनियर लैंग्वेज में सिंपल भाषा में। असल कहानी जो असल कहानी है वो सुनो, कंपैरिजन ऑफ रिपल्सन की। आओ रिपल्सन कंपैरिजन की बात करते हैं, रिपल्सन ट्रेन्स की, रिपल्सन बिटवीन वैलेंस सेल पेयर्स, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये काम करते हैं यही से लिखा सब। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होंगे, शेयर्ड पेयर और अनशेयर्ड, शेयर्ड पेयर और अनशेयर्ड, और शेयर्ड पेयर और अनशेयर्ड, ठीक है। और शेयर्ड पेयरों को दूसरी भाषा में कहा जाता है बॉन्ड पेयर, और अनशेयर्ड पेयरों को कहा जाता है लूप। और शेयर्ड पेयर भी फर्दर दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड पेयर और मल्टीपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड पेयर मतलब एक ही बॉन्ड है, और मल्टीपल बॉन्ड पेयर में डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड पेयर में दो आते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल। मल्टीपल बॉन्ड पेयर को फिर से लिख देंगे, डबल बॉन्ड पेयर, ट्रिपल बॉन्ड, A डबल B और A ट्रिपल। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, इनके बीच जो रिपल्सन लगता है ना, उस रिपल्सन का ट्रेंड क्या, कौन सा वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा रिपेल करता है विद रिस्पेक्ट टू द अदर, दूसरे के रिस्पेक्ट में आपस में इनके रिपल्सन का ट्रेंड क्या होता है। यही कहानी है वेस्पर की। इस रिपल्सन को समझ लेंगे और NBPR को थोड़ा जान लेंगे तो काम बन जाएगा, फिर तो बचेगा नहीं, बाकी सब तो फिर आगे ज्योमेट्री शेप में दिमाग लगाना है, केमिकल बॉन्डिंग का PPT वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, MOT में दिमाग लगाना। चलिए चलते। मैंने यहाँ पर, अब ये तो देखो फर्जी वाली कहानी होगी, तो पुराने वाली बात होगी, अब मैं यहाँ पर नई कहानी सुनूंगा, ये तो पुरानी कहानी होगी, अरे बेसिक बात नहीं है बिल्कुल। आओ जरा इसको थोड़ा डिटेल में। मैंने एक्चुअली एक कोई सिंगल बॉन्ड पेयर बनाया, एक मैंने बनाया लोन पेयर, एक मैंने बनाया डबल बॉन्ड पेयर, और एक मैंने बनाया ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं एक कोवेलेंट बॉन्ड का नॉर्मली मतलब समझूं तो उसका मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओवरलैप कैंसिल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को है। अगर किसी सेंट्रल एटम पे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन की बात करूं तो मैं कहूंगा कि ये जो होता है वो अनशेयर्ड पेयर, ये जो है वो शेयर्ड पेयर है। शेयर्ड पेयर मतलब अगर हम इसको केवल ए पर देखें, बी को भी भूल जाए, सेंट्रल एटम पर देखें, ओनली सेंट्रल एटम पे फोकस करें, मान लो केवल सेंट्रल एटम पर फोकस करें, उस पे ही रिपल्सन की कहानी की बात करें सेंट्रल एटम पे, तो मैं कहूंगा यहां पर
एक इलेक्ट्रॉन ही सेंटर पे मौजूद है, उसकी बात करें, एक इलेक्ट्रॉन तो साइड की तरफ है, शेयरिंग रखी, यहाँ दोनों के दोनों ही सेंटर पे, यहाँ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है जिसमें सेंटर के हिस्से में 2 आए हैं, यहाँ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है जिसमें सेंटर के हिस्से में 3 आए। इट मींस अगर केवल सेंट्रल एटम की पिक्चर देखें, केवल सेंट्रल एटम की एक ही, तो मैं कहूंगा यहाँ ए पर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ ए पर बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ ए पर बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का चार्ज है, यहाँ ए पर बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का चार्ज है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इनमें से ज्यादा रिपेल कौन करेगा, कथा भी जानता है, कोई भी आपको बता देगा नॉर्मल तो से चार्ज, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिपेल करे तो उसका रिपल्सन कम होगा, 2 का रिपल्सन ज्यादा होगा, और यहाँ भी 2 है तो इनका रिपल्सन लगभग बराबर होगा, और 3 का रिपल्सन और ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर कोई आपसे कहे कि बताओ सिंगल बॉन्ड रिपेल करे, डबल बॉन्ड करे, ट्रिपल बॉन्ड करे और लोन रिपेल करे, सबसे ज्यादा रिपेल कौन करेगा, बिना कोई डाउट ट्रिपल बॉन्ड करेगा, बिकॉज़ 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल कर सकते हैं। ये तो आप बात चाय वाले से भी जाके पूछ लो, वो भी बता देगा, चाय क्लास में बराबर चीज लग रही है, मतलब नॉर्मल किसी भी वाले पूछ लो, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करता है 2, दूसरा इलेक्ट्रॉन करता है रिपेल 3, तो ये तो बिल्कुल सिंपल वाली कहानी होगी, एकदम बेसिक वाली स्टोरी होगी। चलिए ये तो जीत गया, इसका मतलब हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है वो तो सबसे ज्यादा होता है अगर रिपल्सन की बात करें। अगर रिपल्सन ट्रेंड की बात करेंगे, अगर रिपल्सन ट्रेंड की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड तो भाई सब में जीत गया है, और सिंगल बॉन्ड सब में हार गया है, ये भी हम जानते हैं, है ना। ट्रिपल बॉन्ड पेयर जीत गया है, ट्रिपल बॉन्ड पेयर जीत गया है और सिंगल बॉन्ड पेयर हार गया है। बात डबल और इसकी है, सीधी सी बात है, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट ये अनशेयर्ड पेयर है, ये वाला, और ये शेयर्ड है, और शेयर्ड पेयर जो होगा ना उस पर दूसरे वाले न्यूक्लियस का भी अट्रैक्शन होता है, अगर अट्रैक्शन होगा तो वो डिफ्यूज होगा, एक तरह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डिफ्यूज होता है, ना डिस्पर्स होता है, फैला हुआ होता है। अनशेयर्ड होता है पूरा कांटेक्ट, मतलब एक तरह से कंसंट्रेटेड होता है, ये क्योंकि वो शेयर्ड लोन पेयर तो पूरा एक ही घुसा रहेगा, लेकिन शेयर्ड तो फैला रहेगा, तो फैला रहेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो शेयर्ड का रिपल्सन कम होगा, अनशेयर्ड का ज्यादा होगा। इसलिए अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा, डबल बॉन्ड के बनिस्पत लगभग दोनों बराबर है, लेकिन थोड़ा सा लोन पेयर ज्यादा करेगा। इट मींस अगर आप एक्चुअल में, ये तो नॉर्मल बात होगी, पढ़ा ये तब कहानी ट्रू है जब सिंगल बॉन्ड पेयर की बात हो रही है, सिंगल बॉन्ड पेयर की बात हो तो ट्रू है, इसलिए बेसिक बात है। अगर मल्टीपल बॉन्ड पेयर भी आते हैं तो एक्चुअल स्टोरी आपकी ये है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे, फिर लोन पेयर रिपेल करेंगे, लोन पेयर डबल लगभग बराबर ही रिपेल करते हैं, थोड़े लोन पेयर सीख जाते हैं, और सिंगल बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपेल करते हैं। और इस कहानी का बहुत यूटिलाइजेशन है बॉन्ड एंगल कंपैरिजंस में, इनफैक्ट ज्योमेट्री सॉरी शेप्स में और बहुत सारी कहानियों में इस रिपल्सन का ही कंट्रीब्यूशन है। रिपल्सन को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन इसके बेस पे करेंगे, आगे जाके हम ज्योमेट्री से शेप बनाएंगे, तब भी इन्हीं की कहानी को समझेंगे, इन्हीं को समझ के आगे बढ़ेंगे। तो ये बैलेंस शेल थ्योरी का पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल या बॉन्ड एंगल ट्रेड से बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पे पढ़ेंगे, उसमें इसका बहुत यूटिलाइजेशन, और वहां रूल पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल कंपैरिजन में बेस करके। पहले आपको रिपल्सन समझ में आएगा तो बिल्कुल आसान कहानी है, एकदम आसान कहानी है। अगर एक देखो जो शेड है उसमें ज्यादा ही लेगा सेंटर पे, तो अगर सेंटर पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बच गया 2 है, यहां 4 में से 2 बच गए या 6 में से 3 बच गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी डाउट आप बता सकते हो कि 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे। अब इन दोनों की कहानी थी, अनशेयर्ड पेयर है, ये शेयर्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर है वो फैला हुआ, अनशेयर्ड पेयर है वो बिल्कुल एकदम क्योंकि कह सकते हैं एकदम सेंटर पे चिपका हुआ होगा, बिकॉज़ उसका तो जिंदगी में बेचारे का कोई भी सहारा नहीं है सेंटर के अलावा, वो तो किसी के साथ बेचारा किसी के साथ गुलगुल भी नहीं कर रहा है, पूरी तरह से चिपकिंग होगा, वो पूरी तरह से चिपकिंग होगा। कहां पर चिपकिंग होगा, सेंट्रल एटम पे ही चिपकिंग होगा, सेंट्रल एटम पे ही पूरी तरह से चिपकिंग होगा बेचारा, है ना, पूरा चिपकिंग होगा सेंट्रल एटम पे। यही वजह है कि बेसिकली वो बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सेंट्रल एटम पे लोकेटेड है, कंसंट्रेटेड है सेंट्रल एटम पे, इसीलिए उसका रिपल्सन ज्यादा लगेगा बजाय शेयर्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन। अरे क्या मल्टीपल बॉन्ड बिहेवियर सिंगल बॉन्ड कहां से आ गया, मैंने कहा क्या आ गया भगवान ने मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरफ कहां से लेके आते हैं, ज्यादा ज्ञान देखते हैं, झाड़ते हैं आगे। आइए पहला एप्लीकेशन समझते हैं, कंपैरिजन ऑफ बॉन्डिंग या इफेक्ट ऑन बॉन्डिंग। बॉन्ड एंगल पर इफेक्ट देखना चाहिए, 2 तरह का इफेक्ट सिखाऊंगा मैं आपको बॉन्ड एंगल पे। एक सिर्फ सिखाऊंगा कि बॉन्ड एंगल ओवरऑल का इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से इफेक्ट डालता है, दूसरा फिर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पे रूल्स बना के हम लोग देखेंगे। पहले तो बेसिक कांसेप्चुअल देख लेते हैं, फिर रूल बनाते हैं। पहले तो बेसिक कांसेप्चुअल देखें, कांसेप्चुअल में आसान है, अगर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन की बात करें तो वो रिपल्सन रेट वाला था, आपको समझ में। मान लीजिए आप यहां पर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल कंपैरिजन कर रहे हैं, एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए आपने पहले चीज समझते चलते हैं कि आपने लिया मीथेन या CF4 ले लिया, आपने एक NH3 ले लिया और आपने एक SNF3 लिया, ये आपने ले लिया कुछ मॉलिक्यूल्स है, और अब आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि बॉन्ड एंगल कंपैरिजन कीजिए, ये वाला एंगल का अल्फा बीटा और गामा। बहुत सिंपल है, इस केस में यहां पर एक सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन बहुत कम लगेगा, यहां लोन पेयर है और लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा लगेगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्सन और ज्यादा। तो देखो अगर ऊपर वाला जो कोई भी स्पेसिस है इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऊपर वाला अगर वो ज्यादा रिपल्सन करेगा तो नीचे वाले बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, नीचे वाले बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, ऊपर से धक्का लगेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जितना रिपल्सन बढ़ेगा, जितना बॉन्डों पर रिपल्सन ज्यादा लगेगा उतना बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। और बात है ये वाला बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और बात है इसमें ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा, पर हम इस बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं इस बॉन्ड एंगल की, इस वाले बॉन्ड, तो ऊपर से धक्का ज्यादा लगेगा, ऊपर से जब रिपल्सन ज्यादा लगेगा, ऊपर से जब रिपल्सन ज्यादा लगेगा, अगर इसका रिपल्सन ज्यादा लग रहा है तो गारंटी से ये वाला बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा इस वाले बॉन्ड एंगल की बजाय, बिकॉज़ इसमें जो रिपल्सन लग रहा है वो लोन पेयर का कम लग रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्सन बेसिकली ज्यादा होगा बजाय लोन पेयर के रिपल्सन के। तो आप ये समझ सकते हो कि ऊपर से अगर एक बार पेन लाता हूं, आप रोजा नहीं आ जाओ। यहां मैं अगर पहले सिंगल बॉन्ड लगाऊं तो सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन कब लगेगा, इन पे बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। अगर मैं यहां डबल बॉन्ड लगाऊं, सॉरी लोन पेयर लगाऊं, अगर मैं यहां कोई लोन पेयर लगाऊं, तो लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा, अगर ज्यादा रिपेल करेगा तो ये वाले एंगल घट जाएंगे। अगर मैं यहां ट्रिपल बॉन्ड लगाता हूं, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्सन और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो ये एंगल और डिक्रीज हो जाएगा। दैट मींस ट्रिपल बॉन्ड के केस में ये एंगल सबसे ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा होगा, यही वजह है अगर कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल की बात करें तो अल्फा सबसे बड़ा होगा, फिर बीटा और गामा सबसे छोटा। तो बहुत सिंपल स्टोरी समझाई, इसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअली क्वांटिटेटिव कंपैरिजन हो गया है। अब एक क्वालिटेटिव बात और समझनी पड़ेगी अपन को, लोन पेयर और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में या लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड के बीच में, आइए बात समझते हैं। एक्चुअली मैंने एक CF4 ले लिया, ठीक है, और उसका कंपैरिजन किया NF3 के साथ, और एक एग्जांपल लिया मैंने थर्ड वाला, उसमें मैंने CF4 का कंपैरिजन किया
दरअसल BOF3 के साथ, और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी कहानी। ठीक है, ये पक्का है कि भाई सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन कम है और लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा है, तो ये पक्का है कि इसका एंगल घट गया। यस, इसलिए अल्फा बीटा से बड़ा, ये सही बात है। अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड भी वैसा ही कुछ इफेक्ट दिखाएगा। तो भाई अगर अल्फा बीटा की बात करें या अल्फा डैश बीटा डैश की बात करें तो भाई ये भी सिंपल है कि भाई अल्फा डैश बड़ा होगा बीटा डैश से, ये घट गया होगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। पर एक इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको आपको समझना। बस वो इंटरेस्टिंग कहानी क्या है उसको समझो। एक्चुअली जब भी लोन पेयर आएगा, जब भी कहीं लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर रिपेल करेगा और रिपल्सन की वजह से ये एंगल घट जाएगा, और लोन पेयर वाला एंगल बढ़ेगा। पर लोन पेयर तो भूत है, लोन पेयर तो हवा है, उसका तो एंगल होता ही नहीं है। इट मींस डबल बॉन्ड और लोन पेयर ये फर्क है। डबल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड भी एंगल डिक्रीज करते हैं, बट ये एंगल जब डिक्रीज होगा तो ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा दरअसल। बट इसकी जगह पर लोन पेयर आए वो तो भूत है, उसका कोई बॉन्ड होता नहीं, लोन पेयर तो चीज होती नहीं, लोन पेयर तो हवा है, वो जब आएगा तो ये एंगल डिक्रीज तो होंगे, पर ये एंगल जो इंक्रीज होगा ये बॉन्ड एंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ही नहीं है। इट मींस लोन पेयर केवल बॉन्ड एंगल घटाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड पेयर कुछ बॉन्ड एंगल्स को घटाते हैं, कुछ को बढ़ाते हैं। दैट मींस मैं कह सकता हूं अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल को कंपैरिजन करूं तो मैं कहूंगा NF3 के सारे बॉन्ड एंगल CF4 से कम है, बिकॉज़ यहां ये वाला इंक्रीज हुआ है और ये वाला इंक्रीज हुआ है, और जो इंक्रीज हुआ है वो तो बॉन्ड एंगल ही नहीं है, बिकॉज़ हवा है, वो तो हवा है, वो तो हवा है, क्योंकि वो तो बॉन्ड एंगल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां ये डिक्रीज हुआ है और ये इंक्रीज हुआ है। अगर मैं इसको गामा कह दूं तो गामा इंक्रीज हुआ है दरअसल, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें अगर ये वाला बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, जो कि है ये वाला बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें सारे एंगल, इसमें एंगल जितने भी हैं और एंगल्स जो है इसके अंदर, सारे बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट से ही कम होंगे, बिकॉज़ जो बड़ा बॉन्ड एंगल ही नहीं है। इस वजह इसमें इसमें कुछ एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होंगे, बीटा कम होगा, लेकिन कुछ एंगल ऐसे होंगे जैसे गामा जो 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा होंगे। बस यही मैं समझाना चाह रहा था कि एक्चुअली मल्टीपल बॉन्ड भी बॉन्ड एंगल घटाते हैं, बट वो साइमल्टेनियसली कुछ बॉन्ड एंगल्स को बढ़ा देते हैं। लोन पेयर केवल बॉन्ड एंगल डिक्रीज करते हैं, बढ़ाते नहीं। इसमें प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इसको मैं कह सकता हूं प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस, अगर लोन पेयर की प्रेजेंस है ओनली डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल, ओनली डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल, बट प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड पेयर यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो डिक्रीजेस सम बॉन्ड एंगल्स, डिक्रीजेस सम बॉन्ड एंगल, कुछ बॉन्ड एंगल्स को घटा देंगे, व्हाइल इंक्रीजेस अदर बॉन्ड एंगल, जबकि कुछ बॉन्ड एंगल्स को, अदर बॉन्ड एंगल, दूसरे बॉन्ड एंगल्स को वो बढ़ा भी देंगे। यही बहुत इंटरेस्टिंग और काम की बात थी, और ये सवाल गेट में आ चुका है एक बार, वही क्वेश्चन में करवाना चाहता हूं। क्या आपको पहले बात समझ में आ गई? आ गई है तो मैं क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? यहाँ कुछ एंगल घटे होंगे, यानी कि अल्फा डैश तो सॉरी बीटा डैश तो गामा से कम है, बीटा डैश तो अल्फा डैश से कम है, बट गामा डैश जो है वो अल्फा डैश से ज्यादा है, ज्यादा है। तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं, बस एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल फिर मैं इसका जरूर पढ़ लेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं POF3 है ना, POF3 बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इन A POF3 is less than 109 degree 28 minute, and B in POF3 is greater than 109 degree 20 minutes. C in COF2 is less than 120. D in COF2 is greater than 120, lesser than 120, greater than। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक ही आया था पेट में, मैंने तो बहुत सारे करा दिए, चारों करा दिए। अगर आप POF3 की बात करें, नॉर्मली आपको पता है कि ये टेट्राहेड्रल है, और नॉर्मल टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करने के लिए कार्बन वाला ले लिया करो, तो नॉर्मली इसके बॉन्ड एंगल होने चाहिए थे 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी वही होना चाहिए था, आइडियल बॉन्ड एंगल आइडियल ये होने चाहिए, बट आपको पता है POF3 में डबल बॉन्ड आ गया, इससे रिपेल किया होगा तो ये एंगल डिक्रीज हो गया होगा, और ये वाला एंगल डिक्रीज हो गया होगा। ठीक है, ये एंगल डिक्रीज हो गया होगा, और ये वाला हरा ले लेते हैं, ये वाला एंगल इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, अगर ऐसा है कि अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल लेस देन, ये वाले जो एंगल है वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होंगे, और ये वाला एंगल है वो ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट होंगे। तो बताओ कितने हैं ऐसे एंगल? ये एंगल इस साइड के भी सही 3 है, और O वाले भी 3 ही है, O वाले भी 3 है, तो बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल में 6 होते हैं, टेट्राहेड्रल में टोटल बॉन्ड एंगल 6 होते हैं। अगर यहां डबल बॉन्ड आया, ये डबल बॉन्ड आया, तो बताओ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, ये तीनों तो 109 डिग्री 28 से कम हो गए होंगे, 1 2 और 3 ये तीनों बढ़ गए होंगे, तो टोटल जो 6 बॉन्ड एंगल है, किसी भी टेट्राहेड्रल में 6 ही बॉन्ड एंगल होते हैं, टोटल जो 6 बॉन्ड एंगल है उनमें से 3 कम हो गए होंगे, 3 ज्यादा, तो इसका आंसर भी 3 है, इसका आंसर भी 3 है। अगर आप COF2 को कंपैरिजन करें तो COF2 दरअसल डायगोनल पेयर है, और डायगोनल पेयर को आइडियल डायगोनल पेयर कोई भी कंपैरिजन करेगा BF3 आइडियल वाला, जो आइडियल बिल्कुल आइडेंटिकल है इसमें, तो इसके सारे बॉन्ड एंगल 120 होने चाहिए, sp2 120 होते हैं, बट यहां रिपल्सन लगा है। अगर रिपल्सन लगा है जनाब, अगर रिपल्सन लगा है जनाब यहां डबल बॉन्ड का, तो 100% ये वाला जो एंगल है वो घट गया होगा, और 100% ये वाला जो एंगल है वो बढ़ गया होगा। ये घटा है, ये दोनों बढ़े हैं, इस बार ये एक घटा है, दोनों बढ़े हैं, तो एक घटा है मतलब 120 से कम एक ही रह गया, और 120 से ज्यादा ये भी बढ़ गया, और ये भी, इस बार तो टोटल बॉन्ड एंगल ही 3 है, डायगोनल पेयर में 3 ही बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 बस, टेट्राहेड्रल में तो 6 होते हैं, इसमें 3 ही होते हैं, तो दो जो बॉन्ड एंगल है आपके, दो जो बॉन्ड एंगल है आपके वो ग्रेटर है। तो पहले का उत्तर है 3, दूसरे का 3, तीसरे का 1, चौथे का 2। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो आइए बेस्ट पर के रूल्स की तरफ चलते हैं, ये सारी कहानी को कुछ नियम बनाते एक साथ लिए। अगर ये समझ में आ गया तो इस सारी कहानी को नियम बना के लिखेंगे, रूल बना के लिखेंगे। हो गया 10 ओवर में 100 हो गए, इनसे एक आउट नहीं हुआ भाई, दोनों कड़ा मार रहे हैं भाई।
कार्तिकेय कार्तिकेय क्यों खिलाते हैं? एक आउट नहीं हुआ। चलिए वेस्पर के रूल्स पढ़ते हैं। BSCPR रूल्स और बॉन्ड एंगल कंपन कुछ नहीं है। जो आते ही मैंने अब तक पढ़ाया है ना, बस उसको नियमों में डाल दिया और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया उसको रूल में बना दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। रूल और इन रूल पे याद रखना, सीक्वेंस ये रहे। जब भी आप बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए रूल लगाओगे, सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सीक्वेंस तोड़ा तो मेरी गारंटी नहीं है आप टूट जाएंगे, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। आपने मेरी बात को काटा तो आपका कटेगा, गारंटी से कह रहा हूं। सीक्वेंस फॉलो करना है। बहुत बार सवाल वेस्ट पर कई सवाल करने के आता ही नहीं, बाकी किसी से सवाल ज्योमेट्री शेप बॉन्ड एंगल वेस्ट पर तीनों वेस्ट पर वेस्ट पर कई क्वेश्चन आता ही नहीं है, बाकी कोई और सवाल तो सब में वेस्ट पर कई आता है। तो आपको मैं सबसे पहले बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री शेप है तो रूल 1 पढ़ा, नियम 1 पढ़ा। रूल 1 रूल 2 रूल 3 सीक्वेंस से चलेंगे। नियम 1 कहता है बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। अभी तो कहा हमने, आते ही तो मैंने कहा लोन पेयर बढ़ते हैं तो लोन पेयर एक्सपेक्टर खा जाते हैं, तो बॉन्ड एक्सपेक्टर कम होता है तो बॉन्ड एंगल घट जाता है। ये यूं समझो, लोन पेयर बढ़ेंगे तो रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लॉन। बहुत ही सिंपल से अच्छी सी कहानी है, इसको आप मीथेन के एग्जांपल से समझा सकते हो। एकदम तुच्छी वाली बात है। आप अमोनिया ले लो, कोई भी ले लो एग्जांपल, आज की मैंने 2 बार ले लिया है। ये ले लो, मैं समझा दिया। ये ले लो जी, ले लो। ये ले लो, मैं आपको समझा। बहुत सिंपल सी बात। लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा तो 2 लोन पेयर और ज्यादा रिपेल करेंगे, ऐसे केस में बॉन्ड एंगल और घट जाएगा और घट जाएगा। तो लोन पेयर बढ़ेंगे सेंटर पे तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। वेरी 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 सिंपल। दैट मींस इससे इसका कम होगा और इसका और भी कम होगा। जितने लोन पेयर बढ़ेंगे रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। वेरी सिंपल। बट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, इसके में भी कहानी में लफड़े होंगे। जब आप कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब उस लफड़े को समझेंगे। अभी लफड़े है ये तो समझ गए, बट यहां मैं एक्सेप्शन समझा देता हूं। बट इस कहानी का एक्सेप्शन समझ लो आप, यहां लिख देता हूं, बट यहां नहीं लगेगा ये एक्सेप्शन। मतलब कहा भी नहीं होगा। इंटरेस्टिंग बात कुछ भी मान लीजिए, अलग सी बात, ये तो आपने पढ़ी। बट अगर आपसे पूछे कि बताओ pH3 और H2 में बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका? अगर बात करें pH3 की तो pH3 का है जनाब ना 1 लोन पे और वाटर पे है ना 2 लोन पे। अगर ऐसा करोगे तो आपकी फाइल निपट सकती है, भयंकर निपट सकती है। एक और ले लेता हूं मैं, ना एक और ले लेता हूं। pH3 ले लिया, वाटर ले लिया और OCl2 ले लिया, मुन्ना एक और चीज ले ली मैंने तो, और मीथेन ले लिया। मैं तो कहता हूं पहला एग्जांपल तो ये ले लिया, दूसरा एग्जांपल इसमें ले लिया जनाब मैंने वाटर और या मैं मीथेन और OCl2 ले लिया। अब मुन्ना आपको समझ में आना चाहिए, दोनों में फाइल पड़ जाएगी। इसमें लोन पेयर 1 है, इसमें लोन पेयर 2 है जनाब। इसमें लोन पेयर अच्छा इसमें लोन पेयर 2 है, इसमें लोन पेयर 0 है, इसमें लोन पेयर 1 है, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, इसमें 0 लोन पेयर और OCl2 में 2 लोन पेयर। अगर ऐसा है तो लोन पेयर इसमें ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। अगर ऐसा है तो पहले वाले में CH3 का ज्यादा होना चाहिए, बट होता नहीं है। पानी का ही होता है, ज्यादा लोन पेयर वाले का होता है। और दूसरा वाला तो और कमाल है, मीथेन से भी ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है OCl2 का। इसकी वजह है दरअसल 2 बातें। पहली बात का नाम है ड्रैगो, एक्चुअली वो ड्रैगो कंपाउंड है, ड्रैगो कंपाउंड है इसलिए। और दूसरी इसमें एक लफड़ा है, दैट इज वैन डर वाल रिपल्सन या NVEPR। तो मैं अभी आपको बता दूंगा ये सारा खेल तब वैलिड है जब वैन डर वाल रिपल्सन हो, NVEPR हो। इट मींस रूल 1 कब लगेगा वो समझ लो। रूल 1 तब लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है कब लगेगा। रूल 1 तब लगेगा जब सेम हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन तो सेम ही होना चाहिए पक्का। सेम टाइप हाइब्रिडेशन सेम होगा तो फिर ड्रैगो बढ़ जाएगा। सेम हाइब्रिडेशन एंड एब्सेंस ऑफ NVEPR, एब्सेंस ऑफ NVEPR ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो रूल 1 निपट जाएगा। रूल 2 पे आते हैं जिस सीक्वेंस से। रूल 1 के बाद आता है रूल 2। वेरी गुड। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर लोन पेयर सेम हुए, इफ लोन पेयर्स आर सेम, इफ लोन पेयर्स आर, लेकिन लोन पेयर होने चाहिए, इफ लोन पेयर्स आर सेम और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर सेम हो तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये कब लगेगा? इसकी कंडीशन में एक कंडीशन और जुड़ी, इसकी कंडीशन में एक कंडीशन और जुड़ी। क्या कंडीशन जुड़ी? जरा हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए, सेम हाइब्रिडेशन होना चाहिए, वो तो पहले से चला है। सेम हाइब्रिडेशन होना चाहिए, वो तो पहले से ही चला है। दूसरा एब्सेंस ऑफ NVEPR होना चाहिए, वो तो पहले से ही चला है। एक चीज और जुड़ गई है, वो कि लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हुए तो सारा कबाड़ा ही खराब हो जाएगा। उल्टा लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए, वरना निपट जाएगी फाइल, बिल्कुल निपट जाएगी। और रूल 2 के बाद आता है रूल 3, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 3 रूल 2 के बाद आएगा और रूल 3 कहेगा कि अगर सेंट्रल एटम सेम, इफ लोन पेयर एंड सेंट्रल एटम आर सेम, आर कॉमन या आर सेम, अगर वो भी सेम हो तो फिर बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। याद रखना रूल 3 तभी लगेगा अगर सेम हो तो बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल किससे लिखूं ताकि मैं कंडीशन लिख पाऊं, तो बॉन्ड एंगल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, साइड एटम। ठीक है, इसके एग्जांपल सेकंड वाले किसको लेते हैं? सेकंड के भी जैसे आपसे कोई पूछे बताओ NF3 और PF3 और आर्सेनिक F3 इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, सॉरी, का बॉन्ड एंगल कंपैरिजन है। देखो पहले समझो कि सब पे लोन पेयर है और लोन पेयर के नंबर बराबर है, साइड एटम सेम है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है। सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो जैसे जैसे सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ऊपर से नीचे जाने पर सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है तो बॉन्ड एंगल भी घटता जाएगा, बॉन्ड एंगल भी घटता जाएगा। बट गलती से इसको इसमें मत कर देना जनाब, इधर मत कर देना। इधर इसमें एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे CF4 है ना, SiF4 ऊपर से नीचे जाए ना,
CEF4 अगर इनमें कंपैरिजन करें CEF4 तो बर्बाद हो जाओगे। कहीं ऐसे मत कर देना कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो घटेगी तो वन में घटेगी। इन सबके बॉन्ड एंगल बराबर होंगे क्योंकि इनमें कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर ही नहीं है, लोन पेयर है ही नहीं दरअसल। लोन पेयर होना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तीसरे की जो कंडीशन है उनमें उनमें क्या हो जाएगा तीसरे की कंडीशन में जनाब? सेम हाइब्रिडेशन वो तो होना ही चाहिए। दूसरा एब्सेंस ऑफ NVEPR वो तो होना ही चाहिए। NVEPR लगता है तब तो वो डोमिनेट ही नहीं करता है ना, डोमिनेटिंग। और तीसरा लोन पेयर प्रेजेंट वो भी चलेगा। और साथ में चौथी कंडीशन जुड़ गई कि सेंट्रल एटम शुड बी सेम, सेंट्रल एटम शुड बी सेम, तो सेम होना चाहिए वरना तो काम नहीं चलेगा। हाँ तभी लगा पाएंगे जब सेंट्रल एटम से। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट तो पहले सेंट्रल लगाएंगे बाद में ये लगाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल की बात करें कि वो साइड एटम की तो बहुत सिंपल है। अगर आप NH3 को कंपेयर करोगे NF3 से तो यहाँ क्योंकि लोन पेयर भी सेम है, सब कुछ ही सेम है, भगवान का दिया देखो लोन पेयर भी सेम है, देखो लोन पेयर भी सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा, बॉन्ड एंगल, बट फिर इसमें बर्बाद हो जाओगे। अगर NVEPR का एग्जांपल आ गया तो फाइल नहीं पड़ जाएगी भाई, बिल्कुल ही नहीं पड़ जाएगी फाइल। अगर आपने ट्राई कर लिया OH2 वर्सेस OCl2 तो देखो लोन पेयर तो सेम है जनाब, सेंट्रल एटम भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, बट साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा अगर देखेंगे तो इसकी ज्यादा है, बर्बाद हो जाओगे। बॉन्ड एंगल इसी का ज्यादा है क्योंकि ये कमाल NVEPR का है। इसलिए ये जो मैंने पढ़ा है ये एक्सेप्शनल केसेस है, एक्सेप्शनल केसेस है कि कब नहीं लगाना। अगर ये चीज ध्यान रखते गए आप, सेम हाइब्रिडेशन होना चाहिए। अगर ये बातें आप ध्यान रखते गए तो आपको एक्सेप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ क्या होना चाहिए NV। तो पहले देख लफड़ा ये हर जगह आता है, ये क्या है ये NVEPR, एक बार तो इससे निपटते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल कंपेयर करके चलेंगे। और अगर रूल 1 रूल 2 रूल 3 नहीं लगे, अगर रूल 1 रूल 2 रूल 3 तो रूल 4 दिया है तो वैसा नहीं मैं बता रहा हूं। अगर रूल 1 रूल 2 रूल 3 वैलिड नहीं है तो रूल 4 वेद रूल है, वैसा रूल नहीं है, ये वेद रूल है जनाब। अगर रूल 1 रूल 2 अगर रूल 1 अप्लाई नहीं हो रहा फेल हो गया, रूल 2 अप्लाई करो फेल हो गया, रूल 3 अप्लाई करो नहीं काम कर रहा मतलब वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। अगर ये नॉट एप्लीकेबल है, अगर ये नॉट एप्लीकेबल है, अगर ये नॉट एप्लीकेबल है तो फिर कह दो बॉन्ड एंगल सेम बिल्कुल होंगे जी, एकदम होंगे, पक्का होंगे जी 100%। बट साइड एटम सेम होना चाहिए, बॉन्ड एंगल सेम होंगे इफ ऑल द साइड एटम्स आर सेम। बट साइड एटम जो है वो सेम होनी चाहिए तब ये कहानी होगी। अगर सारे साइड एटम सेम है तो फिर बॉन्ड एंगल सेम, तो फिर बॉन्ड एंगल सेम होगा। इसका एग्जांपल कर लेते हैं और फिर NVEPR में चलो एग्जांपल एक करवा देता हूं। जैसे कोई तुमसे बोले बताओ CH4 CF4 CCl4 है ना और SiF4 SiH4 इनके बॉन्ड एंगल कंपैरिजन, इनके बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करो। पहला कहता है कि लोन पेयर अगर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, पहला रूल है लोन पेयर वाला, इनमें तो है ही नहीं भाई तो लगेगा ही नहीं लोन पेयर। दूसरा कहता है लोन पेयर होने चाहिए, लोन पेयर होंगे तो सेट एटम ज्यादा, अगर लोन पेयर ही नहीं है तो कोई साइन नहीं लगेगा भाई। अगर लोन पेयर ही नहीं है सब में तो लोन पेयर 0, तो लोन पेयर ज्यादा कम वाला भी नहीं लगेगा, नीचे वाले दोनों में तो लोन पेयर होना ही चाहिए, लोन पेयर 0 दैट मींस अगर सब में लोन पेयर 0 है दैट मींस इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ऑल द साइड एटम ऑन वन मॉलिक्यूल, ऑल द साइड एटम ऑन a molecule, on one molecule should be same, on molecule should be same, सेम होना चाहिए। अगर ये सब 0 है जनाब, सबके सब 0 है दैट मींस प्रीटी सिंपल है, बहुत आसान वाली कहानी है कि भैया ना रूल 1 लगेगा वो तो लोन पे ज्यादा होता है तब लगता है, रूल 2 भी नहीं लगेगा वो लोन पे प्रेजेंस में लगता है, ज्यादा कम प्रेजेंस में बराबर होता है रूल 3, और ये नहीं लगेंगे तो बॉन्ड एंगल जनाब सेम, बॉन्ड एंगल सेम होगा सब में, सबका बॉन्ड एंगल सेम आएगा। इट मींस बराबर 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 बराबर, कुछ इलेक्ट्रोनेटिक कुछ नहीं चेक करो क्योंकि लोन पे ज्यादा कम होता है तो रूल लगता है, लोन पे ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, लोन पे है ही नहीं तो रूल कैसे लगेगा, लोन पे है ही नहीं तो रूल कैसे लगेगा। बट हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए, ये पक्का ध्यान रखना, हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए, विवेक रूल के लिए हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए, सेम हाइब्रिडेशन सेम बॉन्डिंग, याद रखो, सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम बॉन्ड, हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए, हाइब्रिडेशन सबका सेम होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, वो तो मस्ट है भाई, वो तो मस्ट है, हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, आओ NVEPR, क्या आपको रूल 1 2 3 समझ में आ गया? रूल 1 2 3 समझ में आ गया? रूल 1 2 3 समझ में आ गया? चार नहीं आया, चार तो रूल ही नहीं है, तो मेरा रूल है, चार तो कोई रूल ही नहीं है, चार तो सिंपल है। अगर आपका 1 नहीं लग रहा, लोन पे नहीं होगा तो 1 नहीं लगेगा ना, 1 लगने के लिए भी लोन पे होनी चाहिए भाई, लोन पे ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल कम होगा तो होगा, लोन पे होगा तो लोन पे नहीं तो पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं तीसरा भी नहीं। अगर लोन पे इज एब्सेंट ऑन ऑल मॉलिक्यूल्स, अगर लोन पे नहीं है जिनमें आप कंपैरिजन कर रहे हो तो रूल 1 2 3 लगेगा, बॉन्ड लगेगा तो 4 लगेगा, हाइड्रोजन सेम तो बॉन्ड एंगल सेम, हाइड्रोजन सेम तो बॉन्ड एंगल सेम, हाइड्रोजन सेम तो बॉन्ड एंगल सेम। तो वेद रूल कहता है इफ लोन पेयर इज एब्सेंट, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो लोन पेयर एब्सेंट है देन सेम हाइड्रोजन सेम बॉन्ड एंगल सेम, हाइड्रोजन सेम मींस बॉन्ड एंगल सेम, दैट्स इट। ठीक है, आओ अब हम इस NVEPR को देखते हैं, नॉन बॉन्डिंग ब्रेक के बाद देखें, ब्रेक के बाद देखें, उसे क्लास करना बॉन्डिंग की, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पर्सन को ब्रेक के बाद देखें। ओके लेट्स डिस्कस आफ्टर ब्रेक।
तो मोदी 7 बजे 9 क्लास में 7 तो दोनों में कर दिया लेक्चर उसको कल को वही ट्राई लगेगा क्यों तो कैसे होगा नंबर का लेक्चर सो वेस्पर के रूल हमने पढ़ दिए आइए अब एनवीईपीआर का थोड़ा आइडिया लेते हैं और फिर अपन ज्योमेट्री और शेप्स की तरफ एनवीईपीआर का थोड़ा आइडिया लेते हैं देखो पीडीएफ भेज दे आपके हाथ अस्पताल यहीं से भेज दे पीडीएफ अभी भेज दे तेरे को अभी भेज दे पीडीएफ रात को पीडीएफ अपलोड होगा रात को स्टार्ट हो जाएगा अब बकवास करना शुरू करते हैं बस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर परसेंटेज पहले इसको समझ लिया हमने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी और इन नॉन बॉन्डेड रिपल्सन्स को वैन डर वाल्स रिपल्सन्स भी कहा जाता है इनको वैन डर वाल्स रिपल्सन्स भी कहते हैं क्या है जरा समझते हैं क्या है जरा समझते हैं मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूल लिया OF2 कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं तो OF2 में ये ऑक्सीजन है इसको कहते हैं सेंट्रल एटम ठीक है ऑक्सीजन को कहा जाता है सेंट्रल एटम दिस इज सेंट्रल एटम तो सेंट्रल एटम पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं वो दोनों तरह के हो सकते हैं बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर तो सेंट्रल एटम के अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है सेंट्रल एटम के अराउंड जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए डायरेक्टली इनको कहा जाता है VSEP ये जो पेयर्स है सारे के सारे इनको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर VSEP और जो साइड एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद है जो साइड एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है जैसे फ्लोरीन पर यहां जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है इन्हें बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इनको कहा जाता है ये जो है ना इनको कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वाला बात नाम इनका नॉन बॉन्डेड है पर ये बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं नाम इनका नॉन बॉन्डेड है पर ये बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं जैसे यहां तो ये एक्चुअल में लोन पेयर्स है यहां तो ये एक्चुअल में लोन पेयर्स बट अगर मैं इसी की जगह OCH3 लेता तो O के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें O के रिस्पेक्ट सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बात करें हम जो भी बात करेंगे वो सेंट्रल मोस्ट एटम के रिस्पेक्ट में करेंगे अगर O के रिस्पेक्ट में बात करें अगर O के रिस्पेक्ट में बात करें यहां पर दोनों लोन से बना दिया और यहां ये दोनों पेयर बना दिए आपने यहां ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अलग बात है कि ये भले ही बॉन्ड पेयर भले ही ये दोनों बॉन्ड पेयर है ये तीनों बॉन्ड पेयर है बट स्टिल इनको तो बोला जाएगा VSEP वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक है ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है भले ही ये इस बार जो है वो बॉन्ड पेयर है फिर भी इनको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रन पेयर बोला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ये तो बातें हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम हो रही है या विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन हो रही है तो इनके बीच जो रिपल्सन लगेगा इनके बीच जो रिपल्सन लगता है उस रिपल्सन को ही कहा जाता है VSEPR और इनके बीच जो रिपल्सन लगेगा उस रिपल्सन को ही कहा जाएगा NVEPR इनके बीच जो रिपल्सन है इन्हीं को कहा जैसे यहां इनके बीच जो रिपल्सन लगेगा उस रिपल्सन को ही कहा जाएगा NVEPR क्या वैन डर वाल्स रिपल्सन अब एक्चुअली में रिपल्सन हमेशा लगता है थोड़ा बहुत तो लगता ही रहता है पर जब तक ये थोड़ा बहुत लगता है तब तक तो बॉन्ड एंगल पे इफेक्ट नहीं डालता पर जब ये रिपल्सन बहुत ज्यादा लगने लगता है तब ये बॉन्ड एंगल पर इफेक्ट डालने लगता है और तब ये वेस्पर पर हावी होने लगता है इसीलिए NVEPR को हल्का फुल्का प्रेजेंट होता ही और साइड एटम पे भी रिपल्सन होता ही है साइड एटम पे भी रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाए उन केसेस में बोलते हैं हम डोमिनेटिंग NVEPR तो जब डोमिनेटिंग NVEPR होता है ना वो बॉन्ड एंगल्स को अफेक्ट करता है और उस केस में बॉन्ड एंगल कंपेयर करते वक्त NVEPR का रोल अराइज हो जाता है NVEPR बॉन्ड एंगल को कंपैरिजन को कंप्लीटली इफेक्ट करने लगता है तो अब हमें ये देखना है कि कब डोमिनेट करता है अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूलों की बात करें यही दोनों मॉलिक्यूलों की बात करें इसमें क्या फ्लोरीन की साइज छोटी है और फ्लोरीन की साइज छोटी है तो बेसिकली ये दोनों फ्लोरीन बहुत दूर-दूर है और अगर ये दोनों फ्लोरीन बहुत दूर-दूर है तो यहां ये जो NVEPR है ये डोमिनेट नहीं करेगा वेस्पर डोमिनेट करेगा मतलब इस कहानी में क्योंकि ये बहुत दूर है इसलिए यहां वेस्पर VSEPR डोमिनेट करेगा ओवर NVEPR तो इसमें जब आप बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करेंगे तो वेस्पर के अकॉर्डिंग करेंगे बॉन्ड एंगल कंपैरिजन अगर ऐसा है तो बॉन्ड एंगल जब कंपैरिजन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर करेंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर की चलेगी बॉन्ड एंगल कंपैरिजन में वेस्पर की चलेगी क्योंकि यहां ये डोमिनेट नहीं बट आप अगर ढंग से देखें इस मॉलिक्यूल को तो देखो कार्बन है और कार्बन से फिर हाइड्रोजन और जुड़े हुए हैं अगर ऐसा है तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल चिपकम हो गया है और चिपकम हो गया है अगर ये चिपकम हो गया है तो फिर ये रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा और यहां NVEPR डोमिनेट करेगा ओवर VSEPR वेस्पर पे NVEPR डोमिनेट अगर ऐसा हुआ तो फिर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन जो होगा उस बॉन्ड एंगल कंपैरिजन में किसकी चलेगी ना किसकी चलेगी उसमें चलेगी NVEPR अब हमें यही समझना है कि भाई NVEPR डोमिनेटिंग होता कब है तो NVEPR डोमिनेटिंग तब ही होगा जब साइड एटम पास आ जाए और पास साइड एटम तब आएंगे तो एक तो सेंट्रल एटम छोटा हो अगर सेंट्रल एटम भी बड़ा हो गया तो साइड एटम तो वैसे ही दूर चले जाएंगे अगर सेंट्रल एटम बड़ा हो गया तो साइड एटम तो वैसे ही दूर चले जाएंगे सेंट्रल एटम बड़ा हो गया तो साइड एटम तो वैसे ही दूर चले जाएंगे अगर बड़ा होगा तो वैसे ही दूर चले जाएंगे ये बात और साथ में साइड एटम बड़े होने चाहिए अगर साइड एटम छोटे हो गए तो वे दूर रहेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा इसका तीन बातें एक तो एंगल जो है बॉन्ड एंगल जो है ये छोटा होना चाहिए बॉन्ड एंगल ऑलरेडी बड़ा मतलब SP बॉन्ड एंगल ऑलरेडी हुआ तो कितना बड़ा होगा कोई पता लग जाएगी बॉन्ड एंगल छोटा होना चाहिए साइड एटम बड़े होने चाहिए सेंट्रल एटम छोटा होना चाहिए तभी ये NVEPR डोमिनेट करता है इसका मतलब NVEPR डोमिनेट कब करता है ये समझना पड़ेगा आपको NVEPR डोमिनेट कब करता है दो बातें समझनी पड़ेगी डोमिनेट कब करता है NVEPR में दो बातें पहली बात NVEPR डोमिनेट कब करता है वेस्पर पे एक चीज समझनी पड़ेगी हमें कि NVEPR जो है वो डोमिनेट कब करता है वेस्पर पे ये हमें समझना है वेस्पर पे डोमिनेट कब करेगा ये हमें एक बात समझनी है और दूसरी बात समझनी है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बॉन्ड एंगल पर इफेक्ट क्या पड़ेगा ये दो बातें अपन को समझनी आओ दोनों डोमिनेट कब करेगा बहुत सिंपल है समझाना सेंट्रल एटम छोटा होना चाहिए डोमिनेट करने के लिए सेंट्रल एटम जो है वो स्मॉल होना चाहिए इट मींस गारंटी की बात है सेंट्रल एटम केवल सेकंड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए नहीं तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता थर्ड पीरियड और वार तो वैसे ही मामला बन जाएगा तो वो तो कोई मतलब का नहीं रहेगा वो छोटा होना चाहिए
दूसरा है बॉन्ड एंगल जो है वैसे उसमें वो स्मॉल होने चाहिए, बॉन्ड एंगल छोटे होंगे तभी तो पास पास होंगे, इसका मतलब sp3 के ही केस होने चाहिए, sp2 के केसेस में नहीं करेगा, sp3 के हाइड्रोजन के केस होने चाहिए। और तीसरी बात है साइड एटम जो है, साइड एटम्स या ग्रुप्स जो है वो लार्ज होने चाहिए, लार्ज कहा जाता है स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप्स को, लार्ज बोलते हैं स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप्स को। और स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रुप और ऑर्गेनिक ग्रुप। इनऑर्गेनिक ग्रुप में थर्ड पीरियड नॉर्मल आते हैं, थर्ड पीरियड नॉर्मल मतलब क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये सब आते हैं बेसिकली इनऑर्गेनिक ग्रुप्स में जो लार्ज ग्रुप्स आते हैं। या और अगर ऑर्गेनिक ग्रुप्स की बात करें तो जैसे मिथाइल इथाइल है ना, NO2 टाइप की चीज, इस टाइप के स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप्स आते हैं। तो ये जब रहेंगे ये लार्ज होने चाहिए, ये जब रहेंगे sp3 के केस होने चाहिए और सेकंड पीरियड का होना चाहिए, उन केसेस में ही डोमिनेटिंग करता है NADPR वेस्पर पर हावी होता है। और इसके बेहतरीन एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन के साथ Cl2 जोड़ दो, ऑक्सीजन के साथ CH3 का होल ट्वाइस जोड़ दो, ऑक्सीजन के साथ बेसिकली Et2 जोड़ दो, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के साथ बेसिकली NR, लेकिन NR3 बड़ा केस है, ऑक्सीजन का ही केस बड़ा केस है, ऑक्सीजन का ही केस बड़ा केस है, नाइट्रोजन वाले केस उतने बड़े केस नहीं है, ऑक्सीजन के जो केसेस हैं वही बड़े केसेस हैं, यही इंपॉर्टेंट केसेस है। ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूलों में ही अक्सर ये रायता देखने को मिलता है, NADPR डोमिनेटिंग वाला, ठीक है। हालांकि वैसे तो कार्बन क्लोरोफॉर्म में भी NADPR डोमिनेट करता है, बट उसका इफेक्ट है उतना ज्यादा नहीं आता, इसका इफेक्ट इनका आता है, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं आता, ठीक है। इफेक्ट क्या है बॉन्ड एंगल पे, बहुत सिंपल है। बेसिकली अगर हम वाटर से कंपैरिजन करें OCl2 अगर वाटर से कंपैरिजन करें, अगर मीथेन से कंपैरिजन करें, अब भाई डोमिनेट कर रहा है तो तभी समझ आएगा ना, मीथेन से कंपैरिजन करें, अगर हम मीथेन से कंपैरिजन करें OCl2 का तो होना क्या चाहिए था मीथेन और OCl2 में, है ना, OF2 का कर दें, OF2 का कर दें, मीथेन से दोनों का कर देते हैं, ठीक है, इसका भी कर देते हैं। ये दो लोन पे का केस है जनाब, ये भी दो लोन पे का केस है जनाब, दोनों लोन पे केस। अब देखो यहाँ तो चारों के चारों बॉन्ड्स हैं, यहाँ नंबर ऑफ लोन पे, अगर आप वेस्पर से चले तो वेस्पर कहते हैं भैया लोन पे गिनो या 0 है या 2 है या 2 है, मतलब इनका इन दोनों का बॉन्ड एंगल इससे कम होना चाहिए, इन दोनों का बॉन्ड एंगल इससे कम होना चाहिए था, इन दोनों का बॉन्ड एंगल इससे कम होना चाहिए था। बट क्यों करना चाहिए था, क्योंकि ये लोन पे रिपल्सन धक्का लगाना चाहिए था, ये लोन पे रिपल्सन धक्का लगाना चाहिए था। तो ये सच है, इसका जो बॉन्ड एंगल है 10, इससे कम बॉन्ड एंगल इसका, इसका बॉन्ड एंगल उससे काफी कम है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, इसका बॉन्ड एंगल 110 डिग्री है, ज्यादा है। अगर ज्यादा है इट मींस लफड़ा ये हुआ है कि ये जो लोन पे धक्का लगाते हैं इस धक्के पे ये धक्का भारी पड़ गया, क्योंकि जब ये धक्का भारी पड़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, मतलब वेस्पर का NADPR का इफेक्ट है कि बॉन्ड एंगल्स इंक्रीज हो जाएंगे, बॉन्ड एंगल्स इंक्रीज हो जाएंगे NADPR की वजह से, ये बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड एंगल्स बढ़ जाएंगे। यही वजह है OCl2 OR2 OSIR3 इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनके बॉन्ड एंगल sp3 होते हुए भी 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा होते हैं। सोचो दो लोन पेयर होने के बाद, दो लोन पेयर बर्बाद हो जाना चाहिए, दो लोन पेयर होने के बाद तो बर्बाद हो जाना चाहिए, बट वो बर्बाद होता नहीं है, इनफैक्ट वो आबाद हो जाता है। ये पहला एग्जांपल बताता है कि भैया वेस्पर भारी नहीं पड़ा, अगर वेस्पर भारी पड़ता तो बॉन्ड एंगल पानी के जैसा हो जाना चाहिए था, बहुत कम, लेकिन नहीं हुआ। और दूसरा एग्जांपल है इनका आपस का कंपैरिजन, फिर वेस्पर को मैं बिल्ड करता हूं, अगर वाटर और OCl2 की बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग तो अगर लोन पेयर बराबर है, जो कि बराबर है, पहला रूल लोन पेयर ज्यादा ज्यादा कम नहीं बराबर है, लोन पेयर बराबर है। दूसरा रूल टू सेंड एटम से है, रूल 3 साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका बॉन्ड एंगल तो 104.5 बहुत कम है भाई, ये तो इसके बाप के भी बाप का भी बाप है यार, इससे तो मीथेन का ही बहुत ज्यादा होगा, इससे तो मीथेन का ही बहुत ज्यादा होगा, मीथेन का ही बहुत ज्यादा होगा। तो इसका तो वैसे ही मीथेन का, इसका तो मीथेन का भी बाप होता है बॉन्ड एंगल, मीथेन से भी ज्यादा होता है। प्लीज आपको समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। और वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि OCl2 दरअसल NADPR वेस्पर पे डोमिनेट करने की वजह से बॉन्ड एंगल sp3 के 0 वालों से भी ज्यादा रखेगा। इस चीज को आप इससे समझ सकते हैं, इस एग्जांपल के थ्रू। ये बहुत दिलचस्प एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं। मैंने कहा कि वेस्पर देखो बहुत बढ़िया चल रहा, वेस्पर बहुत बढ़िया चल रहा था। वो कह रहा था एक लोन पे लोगे बॉन्ड एंगल घट जाएगा, वेरी गुड, मजा आया, यस। वो कह रहा था एक लोन पे लोगे बॉन्ड एंगल घट जाएगा, वेरी गुड। वो कह रहा था दो लोन पे लोगे बॉन्ड एंगल और घट जाएगा, ये लोन पे धमकी देते हैं, हां देते हैं भाई, देते हैं, और घट जाएगा, हां घट जाएगा। वो कह रहा था अब यहां फ्लोरीन लोगे और घट जाएगा, क्योंकि लोन पे बराबर है, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, हां घट जाएगा। यहां तक बिल्कुल चिल चल रहा था, लोन पे 0 1 2 2, यहां लगा रूल 1 और रूल 1 से हमने यहां सब सॉल्व कर लिया, रूल 1 लगा और रूल 1 से सॉल्व कर लिया अपन ने कि भाई ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अपन ने सॉल्व कर लिया कि भाई A है ना, A उससे ज्यादा होगा B का, उससे ज्यादा सॉरी A से कम होगा B का, उससे कम होगा C का। और यहां जब लोन पेयर बराबर हो गए तो हमने कहा लोन पेयर बराबर है, सेंट एटम सेम है, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल का। हमने लगाया रूल 3, हमने यहां नियम नंबर 3 लगाया और हमने कहा जी नियम 3 से ये और गिर गया है, हां गिर गया। बट अगर मैं इसमें एक एग्जांपल जोड़ देता जनाब, OCl2 मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी कम आना चाहिए था इनसे, बिकॉज़ यहां भी साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बट ये दुनिया में अजूबे कहते तेल लेने गए तेरे, सब रूल भूल गए तेल लेने। मेरे पास रूल का भी पूल है, मेरे पास बाप है इन सबका, और मेरा बॉन्ड एंगल क्या ही बराबरी करेंगे। ये क्या है, ये तो तुच्छ है, ये तुच्छ है लोरे, ये नहीं, इसका बाप का बाप, इसका बाप का बाप का बाप का बाप हूं मैं, दादा कहते हैं मुझको। यहां तक आपने इनको वेस्पर लगा के सॉल्व किया जैसे तैसे, ये NADPR डोमिनेटिंग केस हो गया, उन सब का बाप निकल गया, उसी सबका ही फादर निकल गया। वो नहीं पप्पा है हम तुम्हारे, पप्पा है हम तुम्हारे, पप्पा है पप्पा। तो NADPR जब डोमिनेट करेगा तो sp3 में उनका बॉन्ड एंगल काफी ज्यादा हो जाएगा, काफी। लेकिन एक्चुअली दो लोन पेयर वालों में ही डोमिनेट ज्यादा करता है, एक लोन पेयर वाले में डोमिनेट नहीं करता, एक लोन पेयर वाले में डोमिनेट। मैं इसको देखूं क्लास में हूं, क्या आपको समझ में आ गया?
क्या करवा दीजिए भाई, क्या करवा दीजिए। लगेगा लॉन्च कौन बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करेगा। श्रेया मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ाने दीजिए मेरे को, आपको काफी क्लास लगती रहेगी, आपको चिंता नहीं करनी है, सब बढ़िया ही पढ़ाते हैं, हमारे क्लास लगती रहेगी, सब बढ़िया ही पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी पढ़ा रहा हूँ, मुझको पढ़ाने दीजिए प्लीज, पढ़ाने दीजिए, बीच में सब नहीं, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, पढ़ाने दीजिए। ओके आगे बढ़ते हैं। एनवीपीआर की कहानी आ गई। नॉर्मली एनवीपीआर डोमिनेट कहां करेगा और मैं बताता हूं कुछ एग्जांपल। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं दूसरे, अगर हम बात करें एक्चुअली वो जो एग्जांपल हमने सुबह किया था उसी की बात करें, ये और इसके साथ एग्जांपल करें ये वाला, तो आप ये वाली चीज में एनवीपीआर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, इस वाली चीज में बहुत बड़े, तो यहां एनवीपीआर से बात बताएंगे, एनवीपीआर से, और एनवीपीआर से बात बताएंगे तो अगर ये कंपैरिजन करना पड़े अल्फा वर्सेस बीटा, तो हम बोलेंगे इस केस में अल्फा बीटा से बड़ा होगा क्योंकि एनवीपीआर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें एनवीपीआर नहीं होगा, इसमें वेस्पर से जाएंगे, और इसमें अगर वेस्पर से जाएंगे तो हम जानते हैं वेस्पर क्या कहता है जनाब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल आपका कम होगा, है ना, वेस्पर वाली बात हमने पढ़ी थी। अगर यहां अल्फा बीटा की बात करेंगे आप तो यहां आपको समझ में आएगा कि दरअसल बीटा ज्यादा है, यहां अगर अल्फा बीटा की बात करेंगे तो दरअसल अल्फा सॉरी बीटा ज्यादा है अल्फा से। तो इसको मैंने सॉल्व किया एनवीपीआर से और इसको मैंने सॉल्व किया वीएसपीआर से। आई होप आपको बात समझ में आ गई। इसको मैंने सॉल्व किया वीएसपीआर से, इसको मैंने सॉल्व किया एनवीपीआर से। बट अब एक बात समझ लीजिए, हाँ ठीक है एनवीपीआर की वजह से बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनमें एनवीपीआर की वजह से 110 नहीं हो पाता। जैसे आपको मैंने बताया कि दरअसल OCH3 में तो बॉन्ड एंगल जो है ना, OCH3 में तो जो बॉन्ड एंगल है ना दरअसल OCH3 के अंदर वो बॉन्ड एंगल तो दरअसल आपका हो गया है 110 डिग्री, ठीक है, ये तो हो गया 110 डिग्री से ऊपर, 110 डिग्री से भी ऊपर की कहानी हो गई है ना, इसका ईथर वाले का ना ये वाला। बट NCH3 में ऐसा नहीं होता, हालांकि इसका बॉन्ड एंगल इंटरनेट पे बहुत गलत दिया होता है। NCH3 में ऐसा नहीं होता, NCH3 में ऐसा इसलिए नहीं होगा, एक्चुअली इनको काफी जगह मिल गई, काफी जगह मिल गई इनको दूर-दूर, यहां तो लोड पे इनको जगह नहीं देगा दूर जाने के लिए, यहां काफी जगह मिल गई इनको दूर-दूर जाने के लिए, काफी जगह मिल गई इनको दूर-दूर जाने के लिए। NCH3 में काफी जगह मिल जाएगी इनको दूर-दूर जाने के लिए, ऐसे कर सकते हैं, काफी जगह मिल गई इनको दूर-दूर जाने के लिए क्योंकि लोड पे एक ही है, इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है वो तकरीबन 108 डिग्री यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट से कम ही है, 108 डिग्री के आसपास है। इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है एनवीपीआर दोनों में लगा है, बट यहां उतना ज्यादा नहीं लगा, 109 डिग्री से ऊपर चला जाए, उतना ज्यादा नहीं लगा। एक फ्लोरीन क्लोरीन कंपैरिजन नहीं होगा भाई, एक फ्लोरीन कंपैरिजन नहीं होगा। मैं इसका बताता हूं बॉन्ड एंगल ऑफ इसका एग्जैक्ट बताता हूं कितना होगा, बॉन्ड एंगल ऑफ डाइमेथाइल ईथर एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल 110.3 डिग्री के आसपास, वही 110.3 डिग्री के आसपास मान लो, मतलब वही 110.3 डिग्री के आसपास मान लेते हैं इसका बॉन्ड एंगल 110 110.3 डिग्री के आसपास। तो ठीक है ये बात हमको समझ में आई, ठीक है। यहाँ एक्चुअली क्या है, दो लोन पे आने की वजह से, क्योंकि दो लोन पे उन्होंने जगह घेर ली है बहुत सारी सेंटर में, तो इनको फोर्सफुली पास आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक ही लोन पे है तो काफी जगह मिल गई इनको आपस में दूर दूर होने के लिए, इसलिए उतना रिपल्सन नहीं लगा जितना रिपल्सन यहाँ पे लगा, जितना रिपल्सन आपका यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको समझाया। एनवीपीआर की कहानी खत्म हो गई, अब मैं आपको ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल पढ़ा देता हूँ। ये सबसे ज्यादा काम की बात है, ये सबसे ज्यादा काम की बात है, ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल पढ़ा। अब इतनी सारी चीजें सुबह से मैंने सुबह से मतलब से क्लास में पढ़ा दी आपको यार इतनी बातें बता दी तुम्हें, परसेंटेज ऐसे करके लेके ये ले लो, तो मतलब परीक्षा का सवाल कैसे सॉल्व करें, अगर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन का सवाल आएगा तो सॉल्व कैसे करें, कंफ्यूज हो जाएगा, तो इतनी सारी बातें तो बता चुका हूं, वो मैं बताऊं सवाल कैसे सॉल्व करें। बॉन्ड एंगल कंपेयर करते वक्त सबसे पहली चीज देखोगे आप, सबसे पहली चीज दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, बाकी सब चीजें बकवास है, सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, पहली एकदम पहली चीज देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सबसे जरूरी है, और हाइब्रिडाइजेशन में याद रखना sp वालों का बॉन्ड एंगल हमेशा sp2 से बड़ा होगा, तेल लेने गई बाकी सब बातें, sp2 का हमेशा sp3 से बड़ा होगा, तेल लेने गई बाकी सब बातें, सब इस पर सब तेल लेने गई, और उसका बड़ा होगा नो हाइब्रिडाइजेशन के केसेस से, और दैट इज ड्रैग होगा। इसका मतलब सब गया तेल लेने, पहले तो ये ध्यान रखना सबसे पहले sp वाले केस आएंगे, फिर उसके बाद sp2 वाले, फिर sp3 वाले, और फिर ड्रैगो वाले केस आएंगे, बाद में सब कुछ देखेंगे, पहले चेक करेंगे जनाब हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज मस्ट, हाइब्रिडाइजेशन इज मस्ट, यही चेक करना है सबसे। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम रह जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर दो बातें हो सकती है, सनम तेरे इनकार की दो बातें हो सकती है। पहली बात, या तो वो sp3 के केस हो या वो sp या sp2 के केस हो। अगर sp2 और sp2 के केस है तब तो सिंपली वेस्पर लगा दो, तब तो सिंपली वेस्पर लगा देंगे, VSEPR लगा देंगे, ठीक है। अगर sp3 के केस हो तो दो बातें हैं, चेक करेंगे पहले NVEPR, अगर NVEPR डोमिनेट कर रहा होगा, डोमिनेट कर रहा होगा तो फिर उसका बॉन्ड एंगल पहले लिख देंगे, डोमिनेट कर रहा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल पहले लिख देंगे, डोमिनेट नहीं कर रहा होगा, नॉट एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल नहीं होगा तो फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो गए थे, वेस्पर पे ही चले जाएंगे। और वेस्पर लगाते वक्त ध्यान रखेंगे सबसे पहले लगाएंगे रूल 1, फिर उसके बाद आएगा रूल 2, फिर उसके बाद आएगा रूल 3, और फिर आएगा वेद रूल।
बॉन्ड एंगल सेम विद सेम हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पहले हो गया, बॉन्ड एंगल सेम हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन तो पहले चलो, बॉन्ड एंगल सेम, तो पहले हाइब्रिडेशन के बेस पे अलग कर लेंगे, हाइब्रिडेशन के बेस पे अलग करके सेम हाइब्रिडेशन अगर हो जाए, यानी कि हाइब्रिडेशन वाला कांसेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो तो फिर sp3 है या sp2 वहीं पे जाएंगे, sp3 है तो NBPR एक बार टेस्ट कर लेंगे, अगर टेस्ट हुआ वो तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, अगर नहीं एप्लीकेबल है वो तो फिर पहुंच जाएगा बस वेस्ट पर लगाएंगे रूल 1 रूल 2 रूल 3, उसके बाद अपना रूल की सारे बॉन्ड एंगल को बराबर करना। दैट्स द फ्लो चार्ट। जिसने इसको लगाना सीख लिया वो बॉन्ड एंगल दुनिया में कभी भी गलत नहीं करेगा, चाहे कुछ सवाल आ जाए। नहीं सीखा तो भगवान ही रखवाला है तुम्हारा, तुम जानो वो जाने, काम मैंने मेरा बता दिया। आओ इसको लगाना भी सिखा देता हूं, बेहद जरूरी है लगाना सीखना। तो पहले तो आपको हाइब्रिडेशन ही निकालना आना चाहिए, बाकी सब तो गैप तेल लेने का नहीं, हाइब्रिडेशन ही निकालना आना चाहिए। देखो हाइब्रिडेशन के मैंने तीन तरीके आपको, दो तरीके आपको पहले ऑलरेडी बता दिए, तो आई वाला निकाल के sp की पावर i से हाइब्रिडेशन निकालना है, एक तो वो तरीका है। और वो तरीका भी काम नहीं करेगा, हाइब्रिडेशन आप डायरेक्टली निकालेंगे स्टेरिक नंबर मेथड को। हमारे जो सबसे ज्यादा काम आएगा हाइब्रिडेशन में वो स्टेरिक नंबर से जाएंगे। सबसे पहले तो हाइब्रिडेशन निकालना आना चाहिए, तो हाइब्रिडेशन डिटरमिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन, डिटरमिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन बाय स्टेरिक नंबर मेथड। हम स्टेरिक नंबर मेथड से हाइब्रिडेशन डिटरमाइन करने की कोशिश करें बाय स्टेरिक नंबर मेथड। स्टेरिक नंबर क्या होता है इसको समझते हैं, और स्टेरिक नंबर इसको समझने की कोशिश करें। स्टेरिक नंबर डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड आएंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड आएंगे ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड है। और ये दो बातें हो सकती है इसको निकालने के लिए, दो बातें हो सकती है। पहला, या तो स्ट्रक्चर बनाओ, और वो तो फिर अपने आप में बड़ी तकलीफ हो जाएगी आपकी, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करो, और स्ट्रक्चर नहीं आता तो फिर फॉर्मूला लगाओ सीधा सीधा, स्टेरिक नंबर बराबर 1/2 b + m - c + d। इसकी खास बात है स्ट्रक्चर की, ये कम फेल होता है, इसकी खास बात है ये ज्यादा फेल होता है, इसलिए इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहां नहीं लगाएंगे इसको, इसमें नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, मैं 2 मिनट में कहां नहीं लगाएंगे वो भी सीख लेंगे। स्टेरिक नंबर कैसे से हाइब्रिडेशन कैसे हो लेंगे, अगर 2 आया तो sp, 3 आया तो एक और p ले लो, 4 आया तो एक और p ले लो, 5 आया तो एक p के बाद एक और मत लेना, d आएगा, 6 आया तो फिर d2 आएगा। इस तरीके से करते ही चले जाएंगे, और करते 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 हम लोग बेसिकली स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडेशन निकाल। बट ये फार्मूला बहुत जगह वैलिड नहीं है, चलो जहां वैलिड नहीं है वहां बाद में बात करेंगे, पहले तो निकालना सीख लेते हैं, फिर हम बाद में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ये आता है तो बहुत बढ़िया, स्ट्रक्चर बनाइए, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड नहीं है तब तक टका नहीं आता, जो कि बहुत दिक्कत होती है, स्ट्रक्चर बनाना अपने आप में एक अलग सवाल हो गया। तो बेटर है कि आप लोग फार्मूले से ही जाए, फार्मूला इज द बेस्ट थिंग, वो सबसे बेटर चीज है। तो ये हाइब्रिडेशन निकालना सीखो, फिर बॉन्ड का कंपैरिजन सिखाते हैं आज की क्लास में, ज्योमेट्री शेप्स अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो निकालना सीखा हाइब्रिडेशन, बहुत आसान फार्मूला है, बहुत आसान है। मैं 5 मॉलिक्यूल देता हूं, 5 मॉलिक्यूल इनमें और मैं निकाल सकता हूं। पहला मॉलिक्यूल आपका लिया मैंने PCl5, दूसरा मॉलिक्यूल अमोनिया, तीसरा कोई आयन ले लो NO2+, चौथा कोई आयन ले लो BH4-, पांचवा कोई आयन ले लो सल्फेट, छठा कोई आयन ले लो ज़ीनोन XeO6 4-। ये ले लिए, और इस तरफ आ जाओ, हमें कुछ लेना, आपको कुछ चीजें सिखाता हूं। पहला ले लो PCl5 सॉलिड, दूसरा ले लो अमोनिया की बहन BH3, तीसरा ले लो NO2 पे कोई चार्ज नहीं, NO2 पे कोई चार्ज नहीं, चौथा ले लो नाना पार्टिकल ऐसे सब भी ना, कुछ भी ले लो SpCl6 3- ले लो, ठीक है, ये ले लो। पांचवा ले लो, पांचवा ले लो, पांचवा ले लो, क्या ले, सॉलिड ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, हाँ SO4 है तो इसकी जगह ले लो S2O4 2-, ठीक है, S2H2SO4, ठीक है, या S2O6 2-, ये ले लो, ये 5 ले लिया हमने, ठीक है, मोर देन 1 का हो गया, फलाना ढिमकाना चमकाना ये सब। ओके, पहले आप इसमें निकालना सीखते हैं, याद आ जाएगा फिर और इसमें निकालना सीखते हैं, बहुत सिंपल है। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, b + n - c + a में ये सब क्या है मैं बता देता हूं। b है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने। m जहां तक है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट साइड एटम, याद रखना, मोनोवैलेंट स्पीसीज अलग होती है, एटम अलग होता है, इसमें केवल एटम काउंट करेंगे, स्पीसीज नहीं काउंट करेंगे। और मोनोवैलेंट एटम दो ही होते हैं जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, या तो हाइड्रोजन या तो हेलोजन, तो इसमें केवल हाइड्रोजन या हेलोजन ही गिननी, ओनली हाइड्रोजन हेलोजन। सी है कैटायनिक चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, कैटायनिक चार्ज उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, और ए है एनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड, एनायनिक चार्ज यानी कि चार्ज साइन से लेना, केवल मैग्नीट्यूड। यही है कहानी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस n है जितने भी हाइड्रोजन या हेलोजन है उनका नंबर साइड में, जो साइड में c है जितने पॉजिटिव चार्ज उसको घटा देंगे, प्लस 3 घटा देंगे, प्लस 2 घटा देंगे, प्लस 1 घटा देंगे, और a है एनायनिक चार्ज जोड़ देंगे, जितना नेगेटिव चार्ज जोड़ देंगे, अगर -2 है तो 2 जोड़ देंगे, -3 तो 3 जोड़ देंगे, -4 तो 4। ये आपकी कहानी। आइए जरा निकालना सीखते हैं। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो 5 हो गए सेंट्रल एटम, प्लस हाइड्रोजन हेलोजन है, हां है 5 हेलोजन है, कैटायनिक कुछ भी नहीं और एनायनिक भी कुछ भी नहीं, 10/2 5 होता है, और 5 का मतलब देखो यहाँ क्या है, 4 तक तो था sp3, 5 मतलब एक d आ जाएगा sp3d, और ये सही नहीं, करेक्ट, एकदम सही, बहुत बढ़िया। दूसरा में निकालेंगे अमोनिया वाले में 1/2, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो 3, एनायनिक कैटायनिक कुछ भी नहीं, बाबा जी का टुल्लू, 5 3 8/2 4 4 बोले तो sp3, जो कि सही भी है। NO2 प्लस 1/2 नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, ऑक्सीजन काउंट नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन काउंट होती है, केवल हाइड्रोजन और हेलोजन ही काउंट होती है फॉर्मूले में। मोनोवैलेंट लेते हैं, बाइवैलेंट डाइवैलेंट लेते ही नहीं, केवल मोनोवैलेंट को ही लेते हैं। मोनोवैलेंट दरअसल ये है ही नहीं, तो 5 में से है नहीं, और कैटायनिक चार्ज घटा देंगे 6, अगर 4 4 तो 2 और 2 बोले तो sp, और ये सही है। BH4 - 1/2 बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, हाइड्रोजन है 4 गिनेंगे और आयनाइक चार्ज को जोड़ देंगे, 8/2 4, 4 बोले तो sp3, और ये भी सही है। सल्फेट 1/2, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, ऑक्सीजन काउंट करेंगे नहीं, ऑक्सीजन काउंट करेंगे नहीं, ऑक्सीजन काउंट करेंगे नहीं, हेलोजन हाइड्रोजन करते हैं अपन, एनायनिक चार्ज जुड़ जाएगा 6 तो 8/2 4, और 4 बोले तो sp3, और ये भी सही है। 1/2 ज़ीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8
और ऑप्शन गिनेंगे नहीं, ऑप्शन गिनेंगे नहीं, 4 तोड़ देंगे, 12/2 6 और 6 बोले तो sp3d2 सही है। सही आ रहा है अब तक तो सारा मामला, ये सब सही थे, सब सही। आओ इनको चेक, वही चीज इसमें लगा देंगे, बस यहाँ सॉलिड लिखा है, टेल तो वही है सारा। अगर यहाँ 5 बना के आपने sp3 कर दिया डी, तो आप बर्बाद हो गए। ये गलत है जनाब, ये बिल्कुल गलत है। इनमें ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, किनमें सिर्फ सॉलिड लिखाओ, बिकॉज सॉलिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए कोवेलेंट मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट ये फॉर्मूला नहीं लगता। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट ये फॉर्मूला लगता ही नहीं। लगा भी मत देना, वरना आपकी लग जाएगी। बिल्कुल मत लगा देना, तो वो नहीं काम करेगा, सिर्फ खत्म हो गया है पहला। फर्स्ट केस है, इनमें ये काम नहीं करता। दूसरा, अगर आप अमोनिया की तरह यहाँ फॉर्मूला रख के चल दिए तो आप निपट जाएंगे। फास्फोरस 5 और 3 8/2 4 और आप sp3 निकाल देंगे। हम खूब चीख चीख के समझ के आए कि भाई ये ड्रैगो है, इनमें नहीं होती मिक्सिंग, नो मिक्सिंग, नो मिक्सिंग, नो मिक्सिंग, नो। तो आप ये फॉर्मूला ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स में लगा भी मत देना, आपकी लग जाएगी, मुझे मत कहना आपकी वहां नहीं लगे। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, NO2 को थोड़ा और, काफी जगह है नीचे मेरे पास, यहाँ आराम से NO2 लिख दूं, यहाँ आराम से NO2 लिख दूंगा, यहाँ आराम से लिख दूंगा S2O6 तो मैं सोच लिया, और यहाँ आराम से SbCl6 3 माइनस या XzF8 2 माइनस। ये मैंने चलो लिख दिया। आओ मैं इस पे चलता हूँ, NO2 पे 1/2 नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन काउंट करेंगे नहीं तो 0 0 0/2 उठाइए तो बर्बाद हो गए। ये तो फ्रैक्शन में आ गया है, जिनमें फ्रैक्शन में आ जाए स्टेरिक नंबर समझ लो उन्हें कहा जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसेस। इनमें एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन और बड़ा होगा और उनमें ये लगाना ही मत फ्रैक्शन में आते, क्योंकि इसका तो वैसे ही नहीं पता क्या बोलेंगे आप। लगा ही नहीं, लगा लो, लगा के बता दो क्या होगे, कुछ लगा ही नहीं सकते, तुम्हारी औकात नहीं, कुछ लगा दो क्या ही नहीं, क्या क्या लगाओगे फ्रैक्शन में, क्या लिखोगे आप, लगा ही नहीं सकते। आप अगले वाले में चलते हैं, जिनमें मोर देन 1 सेंट्रल एटम है, इनमें भी आपको तकलीफ आ जाएगी। मोर देन 1 सेंट्रल एटम वालों, मोर देन 1 सेंट्रल एटम वालों में भी आपको तकलीफ आ जाएगी, क्योंकि आप लगा के देखो, आप लगा ही नहीं पाओगे। क्या करोगे बताओ, दो उठाओगे इसका, अगर इसका दोनों का उठाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। दोनों को उठा लो तो 6 दूनी 12 और 2 14/2 करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये आ जाएगा 7 बोले तो sp3d3। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कैसी बकवास कर रहे हो आप, ये होता ही नहीं है जनाब, ये करना ही मत। मोर देन 1 सेंट्रल, अगर सेंट्रल एटम एक से ज्यादा है तो आप ये लगा ही नहीं सकते फॉर्मूला, आपको स्ट्रक्चर ही बनानी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 2 3 4 5 इन दोनों की बात करेंगे, यहां भी आप लगा नहीं पाएंगे ये, क्योंकि गलत आएगा। अगर 1/2 एंटी बनी नाइट्रोजन फैमिली का 5 और 6 11 और 3 14/2 7 लाओगे तो आपको पता लगेगा 7 से sp3d3 आ रहा है। बट आप जब जाओगे तो एक्चुअल में आपको मालूम चलेगा s तो गायब ही है, इसका एक्चुअल में p3d3 होता है। मतलब आप फिर निपट जाओगे, इनमें भी नहीं लगाना, इनमें लगाना ही मत आप। और ये कौन है, ये वाला भी यही होगा, ये वाला भी यही होगा। 1/2 जीनोन के हो गए 8 और 8 16 और 2 18/2 9 और 9 बोलोगे तो आप 9 के लिए हाइड्रोजन लिखोगे तो पागल हो जाओगे, पगला जाओगे। 9 के लिए आ जाएगा 4 तो यहाँ हो गया 5 sp3d5, ये तो पगला ही है। कैसा टाइप का अनशंटी फर्जी आ गया है आपका, ये होता ही नहीं है हाइड्रेशन, इतना नो ऑर्बिटल मिक्सिंग नहीं होता। इसमें भी ये s दरअसल बाहर है हाइड्रेशन से, इसमें भी दरअसल ये s बाहर है हाइड्रेशन से, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो इनमें नहीं लगाएंगे। और ये कौन है, ये है स्टेरिक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 7, वहां नहीं लगाएंगे। 7 8 9 में स्टेरिक नंबर इंडायरेक्टली समझे तो स्टेरिक नंबर 7 8 9 में मत लगाना, उनमें आपको निकाल के देखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से काम नहीं करेगा। तो ये फॉर्मूला तो बहुत बढ़िया है, इस फॉर्मूले से उत्तर तो खूब आएंगे आपके, देखो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ बढ़िया उत्तर है। लेकिन इस फॉर्मूले से इन 5 केसेस में उत्तर नहीं मिलेगा आपको सॉलिड स्टेट में, ड्रैगो जो कि हाइड्रेशन होता ही नहीं है, और इलेक्ट्रोस्पेस में नहीं मिलेगा, मोर देन 1 सेंट्रल में नहीं मिलेगा, और जिनमें स्टेरिक नंबर 7 से ऊपर आए उनमें भी नहीं मिलेगा। बाकी इनको छोड़ के आप कहीं भी लगाओ, चिल काटो। अब इनमें अपन निकालना सीखेंगे, सॉलिड में कैसे करेंगे और इलेक्ट्रॉन में कैसे करेंगे, लास्ट में सिखाऊंगा आपको सॉलिड इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा। मोर देन में तो स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी आपको, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये 7 8 9 में क्या करेंगे, ये भी हम इस बीबीटी के लास्ट में सीखेंगे। एक्चुअली ड्रैगन सीख चुके हैं पहले, ये ड्रैगन सीख चुके हैं। तो ये रहा इसकी कहानी, हाइड्रेशन कैसे निकालते हैं। अगर सबको हाइड्रेशन आ गया हो तो मुझे बताइए। और एक और चीज है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इसको मत लगाना गलती से, कॉम्प्लेक्सेस में भी मत लगाना इसको गलती से, ठीक है। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स ही है, इसको समझे ना, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स ही है, कॉम्प्लेक्सेस में भी नहीं लगाना इसको, कोऑर्डिनेशन में लगाना ही नहीं। एक्चुअल में भी ये भी कॉम्प्लेक्स ही है, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये भी एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स है पेट्रोल का। तो अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं तो बेटर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स में, लेकिन कॉम्प्लेक्स में तो वैसे नहीं लगाना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैसे लगाना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो वैसे ही नहीं, वो तो डीएसपी वाले तो वैसे ही नहीं लगाना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो लगाना ही नहीं है, वो तो लगाना ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो वैसे ही नहीं लगाना। एक और जगह लिखता हूं, एक और बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी नहीं लगाना। जैसे आपका सवाल आ जाए NiCN का होल फॉर्म, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो लगाना ही नहीं है। इसमें स्टेरिक नंबर 4 आएगा और आप बर्बाद हो जाओगे। ये 4 से दरअसल हाइड्रेशन देखोगे तो DsP2 आ जाएगा, इनमें तो लगाना ही नहीं है, इनको मतलब नहीं लगाना, इनमें तो कोई मतलब नहीं लगाने का। जैसे MnO4 -2 में लगा दोगे या माइनस में लगा दोगे NiCl4, इनमें तो लगा ही नहीं सकते, इनमें तो लगा ही नहीं सकते। कॉम्प्लेक्स में तो लगेगा ही नहीं, नॉट वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स, नॉट वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स, इनमें तो निकाल है नॉट वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सेस के लिए तो वैलिड ही नहीं, कॉम्प्लेक्सेस के लिए तो वैलिड ही नहीं, ठीक है। अगला ये भी है, एक ये भी छोड़ दो, 5 पहले देख लिए, छठा ये छोड़ दो, कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी वैलिड नहीं। जब आप स्टेरिक नंबर निकाल रहे होंगे, जब आप स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर रहे होंगे, पहली बात उसमें तो करेंगे, इसमें कर सकते हैं कैलकुलेट। और यहाँ आएगा 4 और 4 से हमारा आंसर जाएगा sp3, लेकिन इसका sp3 होगा नहीं, कोटेशन में चेक करेंगे, इसका आंसर एक्चुअली d3 है। इसका कैसे होगा जानने के लिए आप चैप्टर ये पूरा कोटेशन आप लोग देखिए, तो कोटेशन में भी नहीं लगाएंगे, इनमें भी नहीं। चलिए बॉन्ड एंगल का होमवर्क आप कितने भी निकाल सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट भी आप खुद कर सकते हो। आइए कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल पे आता हूं मैं, हाइड्रेशन निकालना सीख गया तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन कुछ निकालना सीखोगे, कुछ एग्जांपल करवाऊं, हाइड्रेशन निकालने के लिए कुछ एग्जांपल करवाऊं, हाइड्रेशन निकालने के कुछ एग्जांपल करवाऊं, हाइड्रेशन निकालने के कुछ एग्जांपल करवाऊं।
करवा देता। फिर राजस्थान के 50 पे 5 हो गए, 217 रन बना दी मुंबई ने। कैसा यार, कैसी घटिया टीम हो गई है भाई। मेरे तो दिन ही खराब चल रहा है, मेरे और मेरी टीम जिसका मैं सपोर्ट करता हूँ दिन ही खराब चल रहा है यार। बहुत खराब दिन चल रहे हैं भाई, बहुत खराब दिन चल रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा खराब दिन चल रहे हैं। लोग अब ऐसे निकालो, SF6, SO3, SO3 2 माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, PCl4 प्लस, XZF5 प्लस, XZF5 माइनस, XZF4, BF3, BF4 माइनस, कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, अरे बहुत, OCl2, SNF3, फॉस्फेट, HPO4 2 माइनस, H2PO4 माइनस, आपण धरे ना जायचे नका पण PO3 2 माइनस, H2PO2 माइनस। करो क्या बताना है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बताओ, बताना क्या बनाएंगे आगे। ज्योमेट्री और शेप बनाएंगे तो, ज्योमेट्री और शेप बनाएंगे तो बताएंगे भाई, ज्योमेट्री और शेप बनाएंगे तो बताएंगे भाई। रेडिकल तो इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो आगे बताएंगे ना इलेक्ट्रॉन का, इसमें नहीं निकाल सकते फॉर्मूले से। और इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, जैसे sp2 होगा और इलेक्ट्रॉन से नहीं निकाल सकते। कितना पैसे मोड़ दे पैसे ले होगा था क्या चलिए चेक कर लीजिए, चलिए चेक कर लीजिए, बताता हूँ। sp3d2, sp2, sp3, sp2, sp2, sp3, sp3d2, sp3d2, sp2, sp3, sp2, sp2, sp3, sp3। फॉर्मूले से तो नहीं निकाल सकते, बट होगा sp2, बट फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते क्योंकि और इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, और इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है तो फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। फिर sp3, इसमें सल्फर का sp3, 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 sp3। किसी में भी डाउट है तो पूछो, किसी में भी कोई डाउट है तो पूछो, किसी में भी कोई डाउट है तो पूछो। If there is any doubt in any, इनमें से किसी में भी कोई डाउट है तो पूछो। छह में का डाउट है भाई, छह में का डाउट है नीरज। 1/2 फास्फोरस के 5, 4 क्लोरीन, कैटालिक चार्ज घट जाएगा और 5 8 लिख देंगे। 1/2 फास्फोरस के 5, 4 क्लोरीन, 1 घट जाएगा, 5 नंबर से तो 8/2 4, और 4 का मतलब होता है sp, दैट्स इट। 17 क्या है भाई, SNF3 में तो चकरा रहे हो आप, इतने ज्यादा SNF3 में तो ज्यादा क्यों ले रहे हो आप, SNF3
सल्फर का गिन लो भाई, सल्फर का कितना है 6 3 9। अब एक बात ध्यान रखना आप इंपॉर्टेंट, मोनोवेलेंट जोड़ते हैं ट्राइवेलेंट घटाते हैं। हालांकि ट्राइवेलेंट कभी आता नहीं है, रेयर केस है। ट्राइवेलेंट घटाते हैं हमेशा, ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन आएगा तो घटाएंगे हमेशा। दैट इज काउंट आउट टू बी 4 बोले तो sp। तो लिख लो ट्राइवेलेंट, अगर कहीं नाइट्रोजन आया तो उसको घटा देंगे। लिख लो मोनोवेलेंट जैसे जोड़ते हैं ट्राइवेलेंट घटाते हैं। pf4 इज sp3। डी कहां से आ गया, बोरोन में डी कहां से आ गया, पगलेट कहेंगे कहां से आ गया, बोरोन में डी कहां से आ गया भाई, याद रखना नाइट्रोजन को घटा देंगे। नाइट्रोजन जब भी आ रहा है नाइट्रोजन को घटा देंगे। अबे क्या है 10 में, बोरोन का 3 जोड़ लो, 3 और 4 7 और एक 8/2 4 हो गया क्या pf4 में, पगलेट कहेगा। बोरोन का 3, फ्लोरीन 4, 4 3 7 और एक 8/2 4। हाँ 17 कुछ था, SnF3 था, वो बताना था कि नाइट्रोजन घटेगा। नाइट्रोजन आए तो घटा दिया करो, ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं। नाइट्रोजन आए तो घटा दिया करो, ट्राइवेलेंट हो तो घटा दिया करो, ट्राइवेलेंट हो तो घटा दिया करो। आज 10 में क्या है, क्या है 10 में बताने लायक, बता तो सही मेरे को। बोरोन का 3 और 4 फ्लोरीन, 4 3 7 और एक एनाइनिक चार्ज 8, 8/2 4। नहीं नहीं नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई। कोई और पूछ रहा है? हाँ ये SnF3 इंपॉर्टेंट था, SnF3 इंपॉर्टेंट था। कोई और पूछना है? अरे हाँ ना तो बोलो भाई, आगे बढ़ूं। बढ़ो, चलो बढ़ जाते हैं। लास्ट बात बता रहा हूं आज की क्लास की, कंपैरिजन ऑफ बॉन्डिंग। कल शुरू करेंगे ज्योमेट्री एंड शेप्स, बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन। बस आओ, क्या देखना है बता चुका हूं, सवाल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 से शुरू। मान लीजिए दे दिया किसी ने कि भाई कंपैरिजन करो CH4, BF3, PH3, अमोनिया, NF3। चलो इनको कंपेयर, किसी ने ये मेरे सामने रख दी कि भाई कंपेयर करो, ठीक है। आओ सबसे पहला काम है हाइब्रिडाइजेशन का, बाकी सब गया तेल ले। sp3 sp2 ड्रैगो, sp3 sp3, वेरी गुड। एक बार हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो सबसे ऊपर पहले sp वालों को पकड़ो, है sp वाले नहीं, फिर sp2 वाले, हाँ वो दिख गए, इसका मतलब BF3 सबका बाप हो गया। अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, तो गधा भी जानता है उत्तर क्या होगा, 100% B सबका बाप है, क्योंकि वो sp2। एक बार sp2 वाले खत्म हो गए, फोकस करो sp3 वालों, ये और ड्रैगो सबसे नीचे आएंगे, मतलब B सबसे ऊपर आएगा और ड्रैगो सबसे नीचे आएंगे। ड्रैगो कौन है जरा, इस C सबसे नीचे, B सबसे ऊपर, C सबसे नीचे, B सबसे ऊपर, बाकी बच गए आपके 3, ये है ना, ये दोनों तो निपट गए। sp3 में अब देखो NBPR लग रहा है, नहीं लग रहा, साइड एटम किसी में भी बड़ा नहीं है तो NBPR नहीं है, तो वेस्पर लगाओ, वेस्पर में लगाओ रूल 1, तो लोन पेयर गिन लो रूल 1 के लिए। इसमें लोन पेयर 0, इसमें तो 0 था, इसमें 1 था, तो कोई मतलब नहीं है, तो पहले आ गए। इसमें 1 1, इसका मतलब जिसमें लोन पेयर कम उसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो उसके बाद मीथेन आएगा, तो 100% B के बाद A आ गया। अब ये दोनों बच गए हैं वेस्पर में, ये दोनों बच गए, इनमें रूल 1 तो लगेगा नहीं, लोन पेयर बराबर है, रूल 2 भी नहीं लगेगा, सेंट्रल एटम भी सेम है, रूल 3 लगेगा, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, इट मींस D एंड देन E, और सबसे नीचे ड्रैगो तो है। तो मतलब आपने यहां क्या लगाया, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 को अलग कर लिया, ये sp3 वालों को अलग कर लिया, ये ड्रैगो वालों को अलग किया, ये तो हाइब्रिडेशन के बेस पे कर लिया, और सेम हाइब्रिडेशन में आपने यहां लगा दिया रूल 1 और यहां लगा दिया आपने रूल 3। दैट्स इट, ये हो गया है पहला एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं।
एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा दे देता हूं, बहुत लंबा चौड़ा ले लो। CCl4 ओके, CCl4 OCl2 ठीक है, NF3 ठीक है, PH3 ठीक है ना, और कुछ ले लो, कुछ वाटर ठीक है, या OF2 ले लो, हाँ OF2 ले लो, OF2 ले लो ठीक है, PH3 ले लो, OH2 ले लो ओके, PCl3 ले लो, SnCl2 ले लो, ये सब ले, सब कचरा पट्टी है, सब ले लिया। पहला ही काम है हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, बाकी सब तेल लेने गया। sp3 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 ड्रैगो, sp3 sp2 sp, सबसे पहला काम है आपका कि भाई हाइब्रिडाइजेशन में जो sp है अगर तो उठा लो, उनसे बड़ा किसी का नहीं रहेगा, वो सबसे बड़ा उन्हीं का होगा बॉन्ड एंगल, तो वो उठा लो भाई। उठा लेंगे, किसको उठाए, sp वाले को, g, तो भाई g सबसे ऊपर आ गया, यहां लिख देते हैं, ये लिख लेते हैं, g सबसे ऊपर आ गया। g के बाद sp2 का क्या है, वो भी उठा लो, तो इसका मतलब f आ गया, इनसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और सबसे नीचे ड्रैग हो जाएगा d सबसे नीचे, फिसड्डी, d फिसड्डी, तो ये खत्म, ये खत्म, ये उठा लिया हम लोगों ने, ठीक है, ले लिया। अब बचता कौन जाता है, ये तीनों ले लिया हम लोग, ठीक है। अब बचता कौन है, sp3 वाले बचते हैं, sp3 वाले ये रहे। अब इसमें देखो क्या कोई NVPR है, हाँ इसमें नहीं, इसमें तो लोन पेयर ही नहीं है, तो NVPR कहां से होगा, लोन पेयर ही नहीं है तो NVPR कहां से होगा, दो लोन पेयर वालों में मेनली डोमिनेट, इसमें NVPR डोमिनेट करेगा, तो ये सबका बाप हो गया sp3 वालों में, sp3 वालों में सबका बाप हो गया ये। अब बच गए ये, इनमें लोन पेयर देख लो, इसका लोन पेयर 0, इसका लोन पेयर 2, इसका लोन पेयर 2, सीधी बात है 0 वालों का ज्यादा होगा, इट मींस ए वाले का ज्यादा होगा। अब दो लोन पेयर के 3 है, ये पहले ले ही चुके NVPR में, ये आ ही चुका, ये दोनों बच गए, वेस्ट पर लगेगा, लोन पेयर 2 सेंट्रेटम सेम, साइड की ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, इसका एंगल कम होगा पक्का, तो E एंड देन C खत्म हो गया। ये आपने sp से सॉल्व कर दिया, ये आपने sp2 से सॉल्व कर दिया, ये सब जो थे वो sp3 के थे, और ये ड्रैगो का था। और sp3 वालों को कैसे सॉल्व किया, इसको आपने NVPR से सॉल्व कर दिया, और यहां आपने रूल 1 लगा दिया था, भाई लोन पेयर कम तो बॉन्ड एंगल, लोन पेयर 0 तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, और इन दोनों में आपने लगा दिया है रूल 3G। बस हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म। SnCl2 सॉरी BeCl2 माफी चाहूंगा, BeC, यस SnCl2 तो sp2 का, BeCl2 sp, माफी चाहूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, BeCl2 था, BeCl2 था। आज की क्लास के लास्ट सवाल आपको करने हैं। क्वेश्चन है कंपेयर बॉन्ड एंगल, कंपेयर बॉन्ड, आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करने हैं। पहला जेम का सवाल है NH3 PH3 BF3 और एक क्या था NF3 से NF3। फिर नेट का सवाल है, क्या था, आर्सेनिक वाला था शायद, NF3 आर्सेनिक F3 और SbCl, कुछ ऐसा था शायद, पता नहीं क्या था, कुछ ऐसा ही था, या SbF3 होगा शायद, और आर्सेनिक Cl3, हाँ कुछ होगा, कुछ तो। तीसरा, और अगर हम देखें तो H2O OCl2 OF2, ये सवाल आया हुआ है। और देखें तो एक और कर लो, CH4 SiH4 CCl4 CF4 SiC, और करें तो अमोनिया PH3 वाटर OF2 OCl2। करिए जी कंपैरिजन, इसका ABCD ABC ABC ABCDE ABCDE। Last question of today's class.
चलिए सॉल्व करते हैं। पहला हाइब्रिडेशन देखते हैं। sp3 ड्रैगो sp2 sp3, इट मीन c तो सबका बाप हो गया और ड्रैगो सबसे नीचे आएगा। sp3 वालों में चेक करेंगे तो दो ही है हमारे पास, इसमें लोन पेयर एक, इसमें भी एक। लोन पेयर एक, साइड एंगल इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, इसका तो a का ज्यादा फिर d का, और ड्रैगो तो सबका नीचे आएगा ही आएगा। यहां बात करेंगे तो सबका sp3 है, सबका sp3 है, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3 है ना। तो सिंपल से लोन पेयर देखोगे तो सब में जी बराबर एक एक एक, तो सेंटर की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा बॉन्ड एंगल ज्यादा, इट मींस सेंटर की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, नाना पार्टिकल ऐसे सब ऐसे, यानी कि ऐसे सब बिलियन p, तो सेंटर की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, रूल 2 से सिंपली कर दिया, रूल 2 लगा के कर दिया, सीधा सीधा रूल 2 लगा के। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो एनबीपीआर का एग्जांपल है, तो बहुत बड़ा हो गया। इन दोनों में रूल 3 लगा दिया, साइड की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, तो BAC हो गया। ये एनबीपीआर की वजह से थोड़ा ज्यादा आ ही गया है। अगर इनकी बात करें तो देखो इनमें कोई लोन पेयर नहीं है, जीरो लोन पेयर, सब sp3 के केस है, सब sp3 के केस है, सब sp3 के केस है, और इनमें कोई लोन पेयर नहीं है, जीरो लोन पेयर, जीरो लोन पेयर, जीरो लोन पेयर, जीरो लोन पेयर, जीरो लोन पेयर। एनबीपीआर लगेगा नहीं, वेस्पर लगेगा नहीं, मतलब बॉन्ड एंगल बोले तो सब का टका ठक बराबर, तो a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर e। और यहां sp3 ड्रैगो, sp3 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 ड्रैगो सबसे नीचे, वो तो छोड़ देंगे, पहले तो ये जो है एनबीपीआर का ये सबसे ऊपर उठा लेंगे और ड्रैगो सबसे नीचे ले जाएंगे, सबसे नीचे ड्रैगो, ड्रैगो बोले तो बी सबसे नीचे। अब बच गए ये, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें दो लोन पेयर है, इसमें भी दो लोन पेयर है, तो पहले तो रूल 1 लग जाएगा एक लोन पेयर वाला, और फिर इन दोनों में साइड की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, तो बोले तो सी और फिर डी। खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई कहानी। किसी को कुछ भी पूछना है फटाफट पूछिए, जो पूछना है, मैं क्लास एंड करने की हूं, फटाफट पूछिए। आर्सेनिक ज्यादा कैसे हुआ, कौन अभिलाषा कहां से आ गई, आर्सेनिक कहां से चला जाएगा, आर्सेनिक अगलेट कहेंगे आर्सेनिक। पहला रूल लगेगा, पहला रूल लगेगा, प्रीति नीरज कह रहे हैं 2 में डाउट है, 2 में क्या डाउट है, सिंपली सब sp3 है, रूल 2 है, रूल 2 लगेगा, सब में एक एक लोन पेयर है, सब में एक लोन पेयर है, नाना पार्टिकल ऐसे सब बिलियन, तो रूल 2 कहता है बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले देखें सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स इट, सेंट्रल एटम की देखेंगे, सबसे पहले सेंट्रल की देखेंगे। ये नाइट्रोजन एंटीमनी, ये आर्सेनिक, तो आर्सेनिक का नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, खत्म। अंश प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं आ रहे भाई, उसके तो सब वीडियो में डल रहे, क्यों नहीं आ रहे।